अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई रमज़ान मुबारक की आमद है और जैसे ही हम रमज़ान मुबारक के अंदर दाखिल होंगे हमारी रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ हमारी रूटीन चेंज होगी बल्कि हम खुद जो है हमारे अंदर एकदम से बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं और हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक के इस बाबरकत रहमत वाले महीने में हम जितनी भी नेकियां समेट सकें तो वो समेटें। घरों में हम देखते हैं कि जी फिर इबादत का स्पेशल इंतज़ाम होता है, तरावीह की जाती हैं और ख़वातीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं। ख़वातीन रमज़ान मुबारक की जो तैयारियां हैं ना वो तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले शुरू कर देती हैं, क्योंकि क्या होता है जी किचन में इफ्तार का सामान भी बनना है और सुबह फिर सहरी की भी तमाम तर तैयारियाँ होती हैं। और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में हमने देखा है कि तकरीबन मिड ऑफ रमज़ान के बाद फिर जो ईद की तैयारियाँ हैं ना वो भी शुरू हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, पहले सहरी और इफ्तार को लेके, उसके बाद फिर जो घरों में दावतें हैं उनको लेके और उसके बाद फिर ईद की तैयारी में। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहती हूँ हमें पहले से प्लान कर लेनी चाहिए वो ये है कि जनाब रमज़ान मुबारक में जो आपने इफ्तार में जो चीज़ें बनानी हैं, समोसा पैटीज कुछ भी ऐसी चीज़ें वो आप पहले से तैयार करके रख लें। और रमज़ान मुबारक तो एक महीना जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ना, तो किस तरीके से आपने एफिशिएंटली चलना है ताकि आपका ज़्यादातर जो टाइम है ना वो बाज़ारों में और किचन में ना गुजरे। तो आज के शो में इसी हवाले से हम आपके साथ अच्छी मज़ेदार जो हैं वो टिप्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी रूटीन चेंज होगी, हमारे शो की टाइमिंग्स भी बदल जाएंगी। हम इंशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके साथ होंगे, लेकिन मैटर बड़ा करता है भाई कि आपने टाइम को हैंडल कैसे करना है। तो आज मेरे साथ हमारी वो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं जो कि घर गृहस्थी भी संभालती हैं और वो भी और वर्किंग वुमेन भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अपना घर, अपना काम और फिर साथ में क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आ गया है तो फिर उसमें भी अपनी मसरूफियात को लेके चलती हैं। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी फ़हीमा अवान। आज इतने दिनों के बाद मिलने से मुलाकात हो रही है हमारे शो पे। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और प्यारी होती चली जा रही हैं। ये औरत इतना बड़ा पॉजिटिविटी का गोला है ना, ये आती है हर चीज़ ज़बरदस्त प्यारी प्यारी पॉजिटिव हो जाती है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद, न्यूट्रिशन से आप लोग जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मदिया? बिल्कुल ठीक। शेफ फरा, आपने जो लास्ट टाइम बनाए थे ना शकरकंदी के कबाब, अच्छे बने, क्या मैसिव हिट थे भाई। शकरकंदी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे बनाए थे, हमने ट्राई भी किया था, बहुत मजे के बने थे। और आज बहुत अरसे के बाद हमारे साथ शेफ शाजिया भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और हम ये नहीं कह सकते कि जो शेफ हजरात हैं उन पे ज़्यादा बर्डन अभी आने वाला है रमज़ान मुबारक में। वो तमाम तर ख़वातीन जो अपने घरों को देखती हैं, चलाती हैं, सब पे मैं बोझ नहीं कहूँगी बट हाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं रमज़ान मुबारक की तैयारी आपके बचपन में कैसे होती थी जब रमज़ान मुबारक शुरू होने वाले होते थे? क्या होता था? बचपन में मदीहा यही होता था कि अम्मी सफाइयाँ कर रही हैं, अम्मी समोसे पहले से बन रहे हैं, रोल बन रहे हैं और मैं ये सारी चीज़ें ना सुन रही होती थी। और टीवी में ये भी सुन रही होती थी कि रमज़ान में जो उम्रा करते हैं लोग और उसको हज का सवाब मिलता है। तो बचपन से मैं बोलती थी मैंने कहा मैं उम्रा करने ज़रूर जाऊँगी और रमज़ान में ही जाऊँगी। सो वो भी माइंड में था। और इसके बाद फिर जब बड़ी हुई तो रमज़ान में ही गई उम्रा करने के लिए। तो सब ने मुझे मना किया, सब ने मुझे कहा कि नहीं रमज़ान में नहीं जाना चाहिए, बहुत रश होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं रमज़ान में ही जाऊँगी। और मैं रमज़ान में गई और कहते हैं ना हज का सवाब होता है। ओफ, वो जो मेरी मेमोरीज़ हैं अमेजिंग कि आपको इतनी छोटी छोटी नेकी का सवाब इतना ज़्यादा मिलता है। फिर ताक रातें वहाँ गुजारते हैं तो वो है ना, वो तो एक मतलब मुझे लगता है पूरा शो ख़त्म हो जाएगा और मेरी पूरी ना जर्नी ख़त्म नहीं होगी। वो मेरी जो लवली मेमोरीज़ हैं वो अमेजिंग। खैर वहाँ सोचा अल्लाह के घर जाते तो फिर अल्लाह पाक आपकी मेहमान नवाजी अपनी शान के मुताबिक करता। फिर रमज़ान में मेहमान नवाजी, रमज़ान में सबसे खूबसूरत महीना, सबसे खूबसूरत। मतलब आप मक्का जाएं वहाँ अलग एक एहतमाम हुआ होता है आपका कि आपका अफ्तार के लिए एहतमाम हुआ है। मदीना जाएं वहाँ अलग आपका एहतमाम हुआ है और रौनक ही आपको सहरी की अलग मज़े चल रहे हैं और अफ्तारी के अलग। मैं तो यही करती थी, घर में होती नहीं थी, वहीं सहरी वहीं अफ्तारी। मैं मेरी भांजी होती है मदीना में, तो वो कहती थी खाला कि अभी नहीं चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आप छोड़ दें यहीं, आप लोग जाएं, आप लोग चले जाएं। सो इतना मज़ा आया। सो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ना मदीहा वहाँ अब मैं भी डरी हुई थी कि अब रश में जाऊंगी, अब क्या होगा, कैसे करूंगी, अंदर फियर है, अब चलने की जगह नहीं, बिल्कुल लोग इतने पास होके आपके चल रहे होते हैं।
सो वहाँ मैंने एक औरत दिखी 90 साल की थी मदीहा, 90 साल की, और वो औरत अपने पैरों पे चल रही थी, वो बूढ़ी सी जो ख़वातीन थी। अच्छा मैं उनको देख रही हूँ, उनको नोटिस कर रही हूँ, और नोटिस करने के बाद एक और लेडी आई और उन्होंने उनको सहारा दिया, और वो सहारा देखिए उनको चलाना शुरू हो गई। तो मैंने कहा ये मेरे दिल में बात क्यों नहीं आई कि मैं इनको सहारा देती और मैं इनसे नेकियां लेती। और मैं सिर्फ यही सोचूं कि हम डर रहे होते हैं कि हम रमज़ान में नहीं जाएंगे, बहुत रश होता है, लेकिन ये तो नहीं डर रही हैं, ये तो अपने तवक्कुल से और मोहब्बत से, और उनके अंदर इतनी खुशी थी, जिस तरह वो दुआएं पढ़ी थी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अल्लाह पाक जल्दी जल्दी सब आप सुन रहे हैं, अल्लाह प्लीज हमें दोबारा अपने अब मैं अभी यही सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बुला ले, मुझे रमज़ान में आना है फिर से इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे आप बताएं डॉक्टर आयशा, आपके बचपन में रमज़ान मुबारक की आमद की तैयारियां कैसे करते थे? बचपन में रमज़ान उल मुबारक की तैयारियों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो यही रहती थी ईद के कपड़ों की, और ये कि पहले से ईद के कपड़े सारे बन जाएं। और अच्छा, ये अच्छी बात है, आप उन लोगों में से थी जो कि रमज़ान से पहले ईद के कपड़े वगैरह कर लेते थे। हाँ, सब कुछ। देखा ना, ये अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, पहले से करना हाँ, प्लान। सब कपड़े वगैरह सब कुछ। और दूसरा ये कि हमारी अम्मी बहुत वो थी लाइक अल्लाह वाली, और वो अल्लाह ताला उनकी बहुत मग़फ़िरत करे तो देना दिलाना और ये सारा। तो उनको ये बहुत होता था कि मुझे जितने जोड़े निकालने हैं वो अपने अम्मी अब्बा के निकालती थी, हमारे नाना नानी के, सास ससुर के, तो वो सब निकालना। तो मैं अम्मी के साथ पेश मैं घर का सबसे एक्टिव बंदा, जिसको जो है हर जगह जाना भी है और सब कुछ करना है, तो वो अम्मी के साथ जाना। फिर बड़ी बेटी थी? मैं सबसे बड़ी है तभी। तो वो उनके साथ तो ये सारा काम हो जाता था पहले, और घर की सफाई सुथराई का, कि अगर कोई कलर करवाना है या अगर कोई सोफों की चीज़ वगैरह है, क्योंकि रमज़ान में फिर ये हो जाता है कि आप ऑफ कोर्स उतने एनर्जेटिक नहीं रहते, आपका थोड़ी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं ना, आप उतना ज़्यादा भाग दौड़ के काम नहीं कर पाते आपको। और दूसरा आपका फोकस जो होता है ना, वो उस वक्त मेनली यही होना चाहिए इबादत वाला। इट्स नॉट एक्चुअली शॉपिंग एंड स्टफ, बिकॉज शुरू से हमें बताया है हमारी अम्मी ने कि जो फरिश्ते होते हैं ना, वो आसमानों से बिल्कुल बेटे नीचे आए हुए होते हैं, और उनके हाथ में टॉफियां होती हैं, और वो टॉफियां बांट रहे होते हैं। तो तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ये अपना टाइम नहीं जाया करना। ओह माय गॉड, देखिए बच्चों को उनके मुताबिक समझाने के लिए वो टॉफियों वाली बात उनकी एक होती थी। और दूसरा वो हमेशा ये समझाती थी कि जो साल के 12 महीने होते हैं ना, 11 महीने एक तरफ होते हैं और ये एक महीना एक तरफ, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग है। तो वो चीजें दिमाग में ऐसी बैठ गई, फिर ये टॉफियों वाली बात जहन में ऐसे बैठ गई। बच्चों के लिए तो ट्रॉफी बड़ी मानी थी। अच्छा मैं देख रही हूँ जनाब, इस वक्त सामने हमारे सबा फैसल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सबा आपा। जल्दी आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप तो आज पिंकी बन के आई हुई सबा आपा। मैं और आप, ओहो बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग में होगी आज हमारी। आ जाते आप जो स्मार्ट हो गई है ना माशाल्लाह, एक हाइट और एक स्मार्टनेस। आ जाइए। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तब आप आई एम श्योर कि वहाँ जब खड़ी थी आप गुफ्तगू भी हमारी सुन रही थी। जी। आपके बचपन में वैसे क्या रमज़ान की तैयारियाँ होती थी? अच्छा, बचपन का रमज़ान तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा, हमारे यहाँ ये था कि रमज़ान से पहले जो रजब और शाबान होता था, उसकी बहुत ज़्यादा इबादत की तलकीन की जाती थी। बिल्कुल बहुत, क्योंकि रजब का महीना और फिर उसके बाद शाबान का महीना, इसमें कितनी बरकतें हैं, कितनी इबादत की रातें हैं, और फिर कितने आप रोज़े रख सकते हैं। तो आपकी एक प्री रमज़ान तैयारी जी हाँ शुरू हो जाती है। तो वो मम्मी हमेशा कहा करती थी कि अब बस रजब का महीना आ गया है, अब रोज़े रखो छुटे हुए और इबादत रातों की। उसके बाद फिर जब रमज़ान आता था तो हम लोगों की प्रैक्टिस होती थी। एक होता है ना, पहला रोज़ा है तो बस सब गिरे हुए हैं, हमारी वो इजी हो जाती थी। तो वो आप प्रैक्टिस में होते थे। और बचपन का रमज़ान तो जब माँ सहरी में दस्तरखान पर हो और इफ्तार पर माएँ जब दस्तरखान पर हों, तो वो इतनी खूबसूरती होती है। तो अब मैं सोचती हूँ कि यही खूबसूरती हमारे बच्चों के लिए भी है। लेकिन मेरे मामले में ज़रा मेरे बच्चे ऐसे रहे कि मेरे कराची में ही ज़्यादातर रमज़ान गुजर जाता है। और लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आखिरी अशरा जो है वो उधर गुजारूं, और उसमें जो भी ताक रातें हैं आपके। लेकिन मैं कभी एतकाफ़ पर नहीं बैठी। अब मैं सोचती हूँ कि अब ये भी करना चाहिए। तो बचपन के जो रमज़ान थे वो बस अपने बहन भाई, और इतना भरा पूरा घर था, 6 बहन भाई, और लड़ाई झगड़े करते हुए सहरी की जाती थी, लड़ाई झगड़े में इफ्तार होती थी। आजकल बच्चे बड़े
तमीज तरीके से बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोबाइल देखना आपस में खामोशी से। इंटरेक्शन ही नहीं होती है। हाँ, तो तो कितना ये मजा फर्क आता है। जब फिर आप बल्कि बहुत मिस करते हैं कि जब आप ऐसा भरे घर से आप जब आपकी शादी होती है आप चले जाते हैं, फिर आप वो नोक झोंक भी इतनी मिस करते हैं। बहुत बहुत। मुझे बचपन के रमज़ान की एक और बात बड़े उससे याद है। हमारे दादा थे और वो हमारे साथ ही रहे हमेशा। तो उनको ना हम तीनों बहनों से और मेरी अम्मी से, बेटियों से उनको बहुत प्यार था। बेटों को कहते थे पीछे हटो भाई, बेटियों के सामने कोई कुछ नहीं है। तो कभी भाइयों को डांट पिटवानी होती थी ना, तो हम जाके छूटी शिकायत दादा अबू से। तो रमज़ान में सब रोज़ा रख के तो सो गए। अब मुझे पता नहीं मेरे दूसरे भाई ने कुछ तंग किया क्या, और मैं गई और मैंने जाके दादा अबू से कहा कि देखे अभी मैं रोज़ा रख के सोई हूँ और इसने चादर हटा दी है, क्या कुछ पता नहीं क्या। दादा अबू उठे, उनकी एक छड़ी होती थी, उन्होंने छड़ी उठाई और जाके बिस्तर पर ही मारना शुरू कर दिया भाई को। और बेचारा रोज़ा रख के सो रहे थे भाई। कहते दादा अबू क्या हुआ, तुमने ये किया सब? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। और मैं पीछे से कह रही हूँ नहीं नहीं दादा अबू, इन्होंने नहीं कहा, ऐसे उस दूसरे वाले भाई ने कहा। उन्होंने सुना कि पीछे हट जाओ, आज इसकी शामत आएगी। दादा को कभी इधर से देखा तो जाए तो रोजा खराब हो गया। रमजान में ये चीजें भी बहुत हुआ करती थी ना, क्योंकि सब बहुत इकट्ठे होते थे, सब बहुत इकट्ठे होते थे। वाकई बड़ी बड़ी खूबसूरत बचपन की यादें होती हैं। आप शफरा, आपकी वैसे क्या यादें? अच्छा, हमारी तो यादें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारी अम्मी तो पहले तो सफाइयाँ घर की होती थी। अच्छा, ये शाबान के ये जो दिन चल रहे हैं ना, तो हमारे घर में एक बचपन से चीज़ थी और आज अब मुझ में भी आई ये चीज़। हमारी अम्मी का था कि अपनी हैसियत के मुताबिक पहले एक लिस्ट बनती थी। हमारे घर का राशन नहीं आता था पहले एक लिस्ट बनती थी फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में किसको देना है। पहले कुछ कम लोग थे, फिर उसके बाद थोड़े 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 अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी है। मेरी अम्मी का, मेरे अब्बू का यही होता था कि देखो हम लोग तो कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन इनको देना बहुत ज़रूरी है। पूरे साल की कमाई है वो हमने निकालना है। हम सबको अपने घर पे नहीं इफ्तार पे बुला सकते, तो हम अपने घर जो कुछ चीज़ें हैं उनको भिजवाएं, वो खाएंगे तो हमें सवाब होगा। तो ये चीज़ मैंने बचपन से देखी है, ये तो चीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा क्या होता था कि मेरी अम्मी क्या करती थी कि समोसे बनाती थी तो पूरे महीने की नहीं बनाती थी, वो एक हफ्ते के बनाती थी। वो कहती थी अगर मैंने एक साथ एक महीने के बना लिया ना, टेस्ट एक ही होता है, फिर हम वो थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। एक हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा बनते थे, उसका टेस्ट थोड़ा सा फर्क आ जाता था। तो वो इसी तरह से बनाती थी। तो मेरे अंदर भी ये चीजें आई हैं। शामी कबाब भी बना ली, कुछ और रोल वगैरह भी बना लिए। तो मैं पूरे महीने के नहीं बनाती, क्योंकि वो फिर घर वाले खा खा के तंग आ जाते हैं। इसका मतलब है रमजान में भी आपका किचन जो है वो ज़्यादा जैसे बिल्कुल फ्राइड, जितने भी कोई डाइट कर ले, लेकिन फ्राइड चीजें थोड़ी बहुत तो रहती है हमारे यहाँ। तो ये तैयारी है। अच्छा, लहसुन अदरक को थोड़ा थोड़ा करके एक एक हफ्ते का पीस लिया। महीने का तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है ना पीसने का, ठीक है, कि फ्रेश होना चाहिए रमजानों में। तो ये तैयारी हो जाती है। जाए नमाज को अच्छे से धोकर इत्तर लगाया जाता है। जैसे बहुत ये वाली तैयारियां जो होती है ना, बहुत ही बेहतरीन होती है। और कुरान शरीफ को जितने भी, क्योंकि हम 1-2 पढ़ते हैं, बाकी रखे रहते हैं, उन सबको फिर अलग से रखना, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं। और सबको होता है कि तुमने निशानियां लगाई होती ना, कि आज हमने मैं बताऊं, मेरे अब्बू भी बोलते थे कि चाहे तुम एक सफा कुरान शरीफ का पढ़ो या 2 पढ़ो, लेकिन तर्जुमा के साथ पढ़ो। तो ये हमारे लिए जरूरी था। ये दौड़ नहीं लगाई जाती थी किसने एक कुरान खत्म किया, किसने 2 किया, किसने 3 किया। ये दौड़ हमारे घर में नहीं होती थी। जो भी पढ़ो तर्जुमा के साथ पढ़ो। ये प्रैक्टिस हमारे वालिदैन ने हमें दी है, क्योंकि जितना समझ के पढ़ेंगे उतना सवाब मिलेगा आपको। आपकी शाजिया? एग्जैक्टली जैसे सब लोगों ने बातें जो बोली उसमें मिली जुली मेरी भी ऐसी हैं। एग्जैक्टली मेरी मदर भी काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे अल्लाह वाली थी, जैसे इन्होंने बताया था आयशा ने। तो वो तैयारी पूरी रमज़ान की सबसे पहले ये होती थी कि ज़कात निकाल, थान के थान आते थे कपड़ों के, कि वो बांटने हैं। और इसी तरह मेरे भाई के घर में भी, मतलब ये बचपन का बता रही हूँ आपको, ज़कात का सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता था। फिर उसके बाद जो हमने प्रिपरेशन करनी है, अम्मी ने करती थी कि जो रमज़ान के लिए बनाने समोसे रोल, वो पहले से ही सब चीज़ें तैयारी करके फ्रीज़ करके, ताकि इजी रहे बाकी रमज़ान में। और वो बस ये बोलती थी कि कुरान पढ़ना, उनकी बस ये होती थी कि खाने पे इतना फोकस नहीं करो ज़्यादा, तुम लोग कुरान पढ़ो, इबादत करो, रोज़े रखो। तो ये नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए रोज़ा है, कि बस अच्छी अच्छी डिशें बन जाएं। और हम लोग तो ऐसे होता था, मुझे याद है कि मेरी अम्मी, अब बस पिछले महीने उनकी डेथ हुई है, तो मुझे इतना दिल मतलब उदास सा हो गया सोच के कि पहला रमज़ान आ रहा है। हाँ, अम्मी नहीं होंगी मेरी। तो वो जो है ना, हमें एंड टाइम पे, हम जो छोटे थे ना स्कूल जाते थे,
तो उठाती रहती थी, उठ जाओ सहरी कर लो सहरी कर लो। जब टेबल पूरी सज जाती थी ना तो हम नींद में उठ के आते थे, कुल्ली करके बस सहरी की और फिर वापस बिस्तर में चले गए, ऐसे ना बल्कि नमाज पढ़ के। तो वो याद आता है कि बचपन का एक, जैसे आपके शो में मुझे एकदम वो हो गया नॉस्टैल्जिया के बहुत अच्छे दिन बहुत होते अच्छी थे बचपन के। मेरी चूरी बनाती थी वो, अब मुझे चूरी बहुत अच्छी लगती है तो, लेकिन अब कभी खुद बनानी पड़ती है तो गरम गरम रोटी पे बिल्कुल आप तवे से उतरी है, उसके बाद देसी घी डाल के पे शक्कर डालना। तो जब एक बार मैंने बनाई तो मैंने कहा अम्मी आपके कितने हाथ जलते होंगे, और अम्मी के सब बच्चों का अम्मी हमने कुछ पराठा नहीं खाना बस चूरी खा लेंगे। माँओं का तो कह सकते हैं कि माएँ अनमोल होती हैं ना। समझ जी आपकी पहले जो रोजे की मेमोरी है वो याद है आपको? मुझे वैसे याद नहीं है कि मैंने किस उम्र में रखा था, लेकिन आपको बच्चों के पहले रोजे तो अच्छे से याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। और फिर बच्चे जो उनका चेहरा देखकर कि ये तो बहुत ही स्कूल से आया है और ये बहुत मुरझाया हुआ है, तो मैं खुद कहती थी, मैं कहती थी बस हो गया रोज़ा ना, थोड़ा सा कुछ खा लो। तो बच्चे कहते थे कि नहीं नहीं हमारा रोज़ा है। तो जैसे हमारे बचपन में भी होता था कि 12 बजे का रोज़ा, 12 बजे का रोज़ा। इसके बाद बताया कि ये जो माएँ थी, मेरी अम्मी भी बेचारी करने की कोशिश करती, बेटा चिड़ी रोज़ा, आपने भी अपने बच्चों के साथ चिड़ी रोज़ा किया? और बच्चे नाराज होते थे कि क्यों आप हमारा रोज़ा इस तरह से करती रही हैं अब तक। मतलब बचपन में मैं, फिर बाद में जब बच्चों को समझ आ गई कि ये तो अम्मा, तो माओं के दिल ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन मैंने बड़ी माएँ ऐसी सख्त भी देखी हैं, वो नमाज के लिए, अब मेरी बहन की बेटी है वो तो ऐसे उठेगी नमाज के लिए, साथ बच्ची को कि चलो 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 आ रहा, खड़ी हो जाओ, अम्मी अभी इसको चलो चलो फौरन। तो मैं कहती थी अल्लाह उससे थोड़ा सा आराम कर, नहीं नहीं इसमें कोई आराम नहीं। तो आजकल माएँ बड़े सख्ती से भी कहती हैं, हम लोगों ने इतनी सख्ती नहीं की, हमारी माओं ने भी नहीं वैसे इतनी सख्ती की। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि रुझान इस तरफ बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा वैसे होना चाहिए सब। मैं अक्सर कहती हूँ कि वो मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं चाहे सारी रात भी जागी हूँ, मैं अब सुबह जाग जाती हूँ, क्योंकि अम्मी कहती थी दो देखा बेटा रहमत की फरिश्ता। अच्छा अम्मी मेरी पंजाबी थी ना, तो वो पंजाबी में थोड़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करती है। अम्मी थी तुम लोग सोते रह गए, 9 बजे उठे हो, रहमत के फरिश्ते ने बेटा तुम लोगों को लाने भेज के चले गए। हमें लाने क्यों भेज दिया? ऐसे छोटे थे तो अभी भी ऐसा मुझे लगता है कि फरिश्ते नाराज चले गए। तो वो अम्मियों की सख्त बातें मुझे लगता है अच्छी भी होती है। छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मुझे आप बताएं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी अगर आपको आपकी पहली रोज़े की मेमोरी याद हो, और साथ में क्योंकि ये इस सेगमेंट में इन्होंने भी कहीं और भी कमिटमेंट है डॉक्टर आयशा की। डॉक्टर आयशा देखिए मैं पकौड़ा नहीं छोड़ सकती, आई कैन नॉट लीव पकौड़ा। तो मैं क्या कहते हैं कि वो लोग तो रोजा रखते ही पकौड़े कहते हैं ना कि रोजा तो फर्ज है, ये पकौड़े किसने बिल्कुल सही बात है, पकौड़े किसने। और क्योंकि हम बचपन के रोजे की बात करें तो वो अम्माएं, जैसे मैं अपनी अम्मी को भी देखती थी, मेरी अम्मी कितनी कंसर्न होती थी, जैसे सब आप अपने बच्चों के वाले से बात भी करी थी। अगर बच्चे छोटी उम्र में रोज़ा रखना भी चाह रहे हैं, अम्मा बच्चों को क्या खिलाएं सहरी में कि फिर वो एटलीस्ट इतनी और कहते हैं बेफिक्र हो जाए कि नहीं मैंने इसको खिलाया बहुत अच्छा है, इसका पूरा रोजा अच्छा गुजर जाएगा। पूरा तो रोजा वैसे भी सर्दियों के एक तरह से अच्छा रोजे का ना बचपन में तो एक क्रेज हुआ होता है। जैसे मुझे भी अपना इतना याद नहीं है, बच्चों का बहुत याद है, क्योंकि बड़े बच्चे भी होते हैं ना घर में, तो वो बड़े हो चुके होते हैं, तो वो रख रहे होते हैं, या अडल्ट हैं हम हैं, तो वो एक बड़ा बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि अच्छा अलार्म बजेगा, फिर हम सुबह उठेंगे, रोजे रखेंगे। बच्चों को बहुत शौक होता है, एंड आई थिंक उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए अगर उनके अंदर वो जज्बा और जुनून है। देखिए रोजा रखने का सिस्टम ये है कि अगर आपको बचपन से और बहुत यंग एज से आदत पड़ी हुई है रोजा रखने की, तो आप रख सकते हैं। अगर आपने सारी उम्र लाइक बचपन में, टीन एज में रोजा नहीं रखा हुआ, और अब आप 20s भी क्रॉस कर चुके हैं, 20s के एंड पे आ रहे हैं, 30s में, अब आपको अचानक मजहब से लगाव पैदा हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं रोजा रखूंगा, पॉसिबल नहीं है। रोजे की आदत बचपन से ही होती है, नमाज की, मजहब की, कलमे की। क्यों हम छोटे छोटे बच्चों को सिपारा पढ़वाना और इस तरह से शुरू कर दें? तो ये हमारे मजहब का एक सिस्टम है। अब रहा सवाल कि जब बच्चे को हम पहली दफ़ा रोज़ा शुरू करवाते हैं तो बहुत छोटा होता है, यंग एज से शुरू करवाना होता है, तो वही वाली बात है कि चिड़ी रोज़ा, उसमें ये कि उसने 12 बजे तक खोल दिया, फिर हमने उसको एक सवाब वाला वो दिया, थोड़ी सी रोज़ा कुशाई फैमिली के साथ मिलके कर ली, और बच्चा इस तरह बहुत प्राउड फील करता है ना, जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर द चाइल्ड।
अब क्या हम ऐसा सहरी में दें? देखिए अगर हम उसको यही वाली चीज़ें जो हमारी अफ्तार की बची हुई हैं, लाइक पकौड़ा ही दे दिया या समोसा ये तो ये चीज़ें जो है ना कोई फ़ायदा देने वाली और इबादी करेंगी और ये गैस ऑयली करेंगी बच्चे चीज़ें को, हैं। हाँ। कुछ लोग सालन खा लेते हैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला या निहारी या ये चीज़ें, ये आपको इतनी एसिडिटी भी करेंगी, जलन प्लस प्यास करेंगी, या आपको प्यास बहुत देंगी। क्योंकि अब तो सहरी के सहर डिनर्स बहुत होते हैं। हाँ डिनर होते हैं तो हाँ तो ऐसी चीज़ आपने ज़रूर लेनी है सहरी में, लाइक रोटी ले ली, उस पर आप थोड़ा सा अगर देसी घी लगा लेते हैं या बटर लगाते हैं तो वो आपको एनर्जी देगा ना, गुड फैट्स आपने लिए। साथ में आपने प्रोटीन के तौर पे अंडे का इस्तेमाल कर लें और उसको बहुत स्पाइसी बहुत ऑयली ना बनाएं, हल्के तेल के साथ बना लें। और कुछ लोग नहीं पसंद करते अंडा, उनको नहीं खाया जाता तो वो सीरियल ले सकते हैं, कोई ऐसा उसमें हर्ज नहीं है। उसके अंदर वो कुछ नट्स डाल लें, फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, फाइबर ज़रूर हो। ये चीज़ें वो हैं जो पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेंगी। आखिर में आपने 3 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल लाजमन करना है और इसका एक ऐसा इफेक्ट है कि पूरा दिन इसकी वजह से प्यास नहीं लगती, छोटे या बड़े। और क्योंकि जैसे लोग लस्सी भी इसीलिए पीते हैं। यस एक छोटी इलायची जो है वो अगर आखिर में ले लेते हैं, उससे पूरा दिन मुंह से जो है महक आती रहती है। दुआ करें, सब चीज़ें करें, लेकिन सिंपल चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। और रोटी है, अंडा है, दही है, सीरियल है, फल ज़रूर लाजमन शामिल मैं हो। तो इलायची की इतनी फैन हूँ कि मैं तो जो लस्सी मैंने खैर कराची बनाना सीखी तो मैं इसमें इलायची 2 डालती हूँ। हाँ। वो इतनी ठंडक सी एकदम से जाती है। हाँ, और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी और मोंग फ्रूट डालती हूँ। हाँ और हम जैसे लोग हैं जो टी लवर्स हैं या टी की एडिक्शन हमें हुई हुई है, हम चाय ना लें हमें तो हेडेक का मसला ही हो जाए, वो मजबूरी है। अदरवाइज हेल्थ के तौर पे चाय नहीं लेनी चाहिए। लेकिन चूंकि कैफीन का विड्रॉल होता है ना, अभी रमज़ान से पहले जो भी ये टाइम है, मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ, अपने सारे पेशेंट्स को भी यही बोलती हूँ, चाय कॉफ़ी कैफीन अभी से कम कर दें क्योंकि हालत बहुत ख़राब होती है। हाँ सिगरेट स्मोकर्स जो हैं वो अभी से इस पे कंट्रोल कर लें। और जो भी चाय का शौक है, जैसे हमें थोड़ी देर के बाद तलब होती है चाय की, और यही चीज़ हमें रमज़ान में बहुत तकलीफ देती है ना, हमें उसकी विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, बेचैनी, सर में दर्द, कम कर दें, उसकी ड्यूरेशन आप बढ़ा दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी से शुरू कर दें, तो आपका रमज़ान वैसे भी अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम हमें दे दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। अब तो लग रहा है कि जैसे बचपन में हमारे लिहाफ में से उठाया जाता था, तो अब वही टाइम दोबारा आ रहा है इतने साल बाद। और अब 25-30 साल 25 साल ऐसे ही रहेगा तो हमारे बच्चों के रमजान बहुत अच्छे गुजरेंगे। छोटे छोटे जब रोजे होंगे लोहार में तो वैसे भी जल्दी हो जाती है, मगरिब जल्दी हो जाती है। आप मुझे बताएं कि आप वैसे क्या चीज़ जो है ना अब खुद से करती हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए? अम्मी की तो अम्मी की तो आपने बता दी। हाँ अम्मी का तो बता दिया। अच्छा मैं भी इसी तरह से करती हूँ क्योंकि बच्चा जो देखता है ना अपनी माँ को, अपनी फैमिली में वही सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो मेरा भी सेम मेरी अम्मी की तरह ही है कि मैं समोसे रोल है वो बना लेती हूँ। अच्छा मैं आलू के कबाब फ्रीज कभी भी नहीं करती हूँ, लोग कर रख देते हैं, लेकिन क्योंकि अब जब आप उसको फ्राई करो ना बड़ा पिलपिला सा हो जाता है, वो सौगी फ्रीज नहीं सौगी हो जाता है, उसको आपने नहीं करना चाहिए। समोसे हैं और क्या कहते हैं ये रोल है हमारे, चिकन रोल, कीमा रोल, वो मैं पहले से 1 हफ्ता या 10 दिन का बना के रख देती हूँ। लेकिन आप हर चीज़ मैं लोगों से भी कहती हूँ कि देखिए अगर आपने एक फ्राइड चीज़ खानी है तो 1 रखें या फिर 2। आप समोसा भी रखेंगे, आप रोल भी रख लेंगे, आप नहीं आपने एक चीज़ें रखनी है, आपने बना के तो फ्रीज कर देनी है आपने, बट आप जब फ्राई करेंगे अफ्तार में फ्रूट चाट ज़रूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चना चाट, कभी आप ब्लैक वाले चने ले लें, कभी आप वाइट चने ले लें, ये वैरायटी हो जाती है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप अफ्तार इस तरह का करेंगे हेल्दी तो फिर आप डिनर की तरफ नहीं जाते। अच्छा मेरे ख्याल से जो चना चाट है तो अभी चने आप उबाल के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़े फ्रीजर में रख दें, फ्रीज कर लें, फिर निकाल लें, इसको शाम में निकालें, 3-4 बजे निकालें, थोड़ा सा वो डिफ्रोस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद मसाला डाल दें। ब्लैक चने आपके पास वैरायटी, आपके पास व्हाइट वाले चने की वैरायटी है। अच्छा अभी आयशा ने बात की कि बच्चे रोजा रखते हैं तो वो क्या खाएं, जेली बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, पानी वाली जो जेली हम बनाते हैं, इंस्टेंट जेली होती है, और बच्चे फ्रूट नहीं खाते, जूस भी नहीं पीते फ्रूट का, दूसरे जो होता है ना वो बाहर के वो पी लेते हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत फाइन चॉप करना है, कोई भी आपके पास फ्रूट्स हैं आप उस जेली के अंदर डाल के उसको सेट कर दें, उसको जमा लें, तो वो जेली आप बच्चों को खिला दें। नट्स हैं आपके पास, बादाम है, पिस्ता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, मूंगफली, उसको बहुत पाउडर फॉर्म में कर लें, वो भी आप जेली के अंदर आप जमा लें। जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
रमज़ान शुरू होता है तो राशन वगैरह देना। देखिए ये चीज़ें तो पहले तो यही कहा जाता था कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले, लेकिन अब ये बातें इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं कि दूसरों को भी अवेयरनेस कि आप भी करें। हाँ, कि आप भी करें। और रमज़ान में तो देना दिलाना और ज़कात सदक़ात ये सबसे ज़्यादा होता है। और मैं कहती हूँ आप दिल खोल कर दें, आप दिल खोल कर देंगे। किसको दे रहे हैं आप ये ना बताएं, किसको दे रहे हैं ये ना बताएं, लेकिन ये जरूर बताएं कि हाँ आप भी करें। आपकी जो भी हैसियत है, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो बिल्कुल रमजान में भी, इवन शाबान में भी वो करें, शाबान में भी ताकि आप जो देंगे ना 4 टाइम शाबान में ही करना चाहिए। हाँ, शाबान में भी जो सदका वैसे तो खैर मेरे ख्याल में पूरा साल पूरा साल ही करें, इसलिए अजर बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक हाथ से दे दूसरे से दे। अब चीजें बहुत चेंज हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि हम किसी को नमाज का नहीं कह सकते कि जी वजू तो है नहीं और मैं वजू करूंगी तो इतना जो मेरा मेकअप अभी 2 घंटे लग के हुआ है वो तर जाएगा, तो मैं नमाज क्या करूं, रोजा तो मेरा है, तो दैट इज फाका। अब हम बोल नहीं सकते। और दूसरा ये कि अब मैं राशन बांट रही हूँ, सामने वीडियो वाला मैंने खड़ा किया, अब वो वीडियो वाला मैंने खड़ा किया हुआ है, वो पूरी मेरी वीडियो बन रही है, उसके बाद वो वीडियो अपलोड भी हो रही है। आई मीन मैं जिस बेचारे को दे रही हूँ वो भी बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, वो भी हो रहा है। और दूसरा ये कि ये इन छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट सही बोली कि लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे होते हैं और वो दे रहे हैं, और भाई आपको शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है। अगर आप तरगीब दे रहे लोगों को, आप भी दे रहे हैं, तो वो फिर शक्ल ना दिखाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि आप देने वाला तो दे रहा है, लेने वाला कितना शर्मिंदा होता है। माय गॉड, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो सफेद पोश है, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता कि मैं मदद ले रहा हूँ। और लोग तो हाथ में मैंने बड़ा मुझे अच्छी चीज लगी कि आपने सदका भी देना है, ज़कात भी देनी है, आपको देने वाले को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप सदका बताना ही नहीं है। उलमा कहते हैं जी, मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी है। वरना तो होता था पहले मैं सुना करती थी ये ले लें, ये सदके के पैसे हैं, वो कोई भी लेते वो मना चाहे। अच्छा, ऐसा फील होता था कि ये जरूरी है बताना, तो मुझे भी ऐसा जैसे हमने अपने हाउस हेल्प को दे दिया कि ये सदके के पैसे रख लो, देते वक्त भी मुझे फील होता था कि यार मैं अब जब से मैंने ये चीजें सुनी है तो मैं तो दिल खोल कर करती हूँ और मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसमें आप अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले देखें। बिल्कुल, अव्वल खवेश बाद दरवेश, अव्वल खवेश बाद दरवेश, पहले करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार, सारे जानने वाले, उसके बाद वो। मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ आपके शौहर, बीवी और बच्चों पर ये लागू नहीं है, बाकी आपके बहन भाइयों पर सब पर लागू है। आप पहले उनकी मदद करें, उसके बाद आप, और वो जब जो जिसको दे रहे हैं उसकी आंखों में ना देखें कभी भी नहीं। हमारे यहाँ तो किसी को एक बार जब किसी को दे दिया जाए तो उसको आप फिर आंखें दिखाते रहते हैं कि हाँ तुझे याद है मैंने तुम्हें दिया, दोबारा कभी उसको रिपीट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो बड़ा भाई आप मुझे तो बताएं कि आप खुद आप पर्सनल लेवल पे आपकी तैयारियां करती हैं, पहले रोजे की जो बात हुई आपको याद है? वैसे जी बचपन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या तैयारी करती थी, अम्मी करती थी सारी, और वो हाउसमेट्स होती थी। खुद आप क्या कह रही हैं? अब मैं जैसे ये सब बोल रहे हैं अपनी क्या तैयारी करती है, तो मैं ज़रा इससे हट के तरह सा बता दूं कि मैं जो ना हेल्दी ऑप्शन पे जाती हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ, तो मैं ये पकौड़े भी है ना, अगर तो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि वो जो डीप फ्राई होता है ना आप वो ना करें खुदा के लिए। अगर आपको इतनी क्रेविंग हो रही है तो आप उसको एयर फ्रायर में कर लें, हल्का सा ऑयल लगा के ऊपर से। इतना ज़्यादा पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते। पकौड़ों का मजाक नहीं है, पकौड़ों का मजाक नहीं है, सबके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन मैं नाम काम है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि दिखने में और खाने में वो ऐसे कोझे पकौड़े होते हैं। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ नहीं अच्छे भी बन सकते हैं। एक तो होता है ना, हम बचपन में जैसे प्लेट भर लिया करते थे, और मेरी अम्मी बैठी होती थी और आखिर में इतने गुस्से में होती थी बैठी, क्योंकि जैसे रोजा खुलने वाला होता था, बच्चे को तंग कर रहे हैं तो वो अच्छा पढ़ाई कर रही है साथ को, तो हम अपने बच्चों को कह दिया करते थे बस नानों के पास खामोशी से बैठना जब तक रोजा नहीं खुल जाता। तो अब हम सोचते हैं कि वाकई अब आप सारा दिन काम करते हैं, अब हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम अब बच्चों को उस तरह से नहीं कहते। हम हमारी कोशिश होती है बच्चे खाएं, और पहले तो हम अपनी प्लेट्स भर लिया करते थे और खाया भी करते थे। अब आप दो चीजें डालें, 2 पकौड़े डालें, लेकिन हम 2 चीजें डालते हैं, बच्चे उसी तरह भर
बड़े बच्चे माशाल्लाह। नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती थी, मैं कहती थी कि अम्मी ने बस जरा सा एक दो जरा सा शरबत पी और अब हम ऐसे एक करते पकौड़ा हैं, craving मार देते हाँ, हैं। मैं कहती थी हमारी तो प्लेट तो भरी हुई है और अम्मी ने तो कुछ खाया नहीं, लेकिन वो स्लोली हम भी उसी टाइम पे जा रहे कि बस थोड़ा सा खाए, नमाज जल्दी से पढ़ ले और आ जाए, फिर सुकून से खाएंगे आराम क्योंकि से। कहते हैं ना इसका बड़ा सवाब है कि आपके रोजे में ही आपकी नमाज भी वो आ जाए, वो टाइम भी कम होता है, टाइम भी कम होता है कि वो नमाज भी अगर आ जाए। बचपन का तो खैर यही होता था, जैसे अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि बहुत बड़ा दस्तरखान है और उसमें सारी जितनी भी डीप फ्राई चीजें हैं ना वो सारी रखी जाती थी, समोसे, पकौड़े, रोल, सब चीजें। एवरीवन कैन अफोर्ड इट, मतलब अब एक मिडिल क्लास बंदा भी नहीं अफोर्ड कर सकता। और रमजान में महंगाई चीजें सारी महंगी हो जाती हैं। महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में मुझे लगता है रमजान बहुत एक मुश्किल है। फ्रूट कोई रख लेती हूँ एवरीडे के, कोई एक फ्रूट रख। लेकिन इसका पैटर्न यही होना चाहिए कि अब जैसे हमारी ये वाली चीजें हैं, अब दही बड़े भी आ जाते हैं, उसमें चने की चाट भी आ जाती है, इसमें से एक आइटम रखें, ठीक है। अब फ्राइड आइटम्स जो हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपने बना के सेट कर दी, जैसे फरा बता रही हैं, एक दिन का एक रखें। मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ। उसके बाद ना कुछ रोजों के बाद जो है ना सब इतने फेडअप हो चुके होते हैं, शुरू के दिन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, समोसे भी रोजाना, रोल भी रोजाना, पकौड़े भी रोजाना, वन थंब रूल लेके चलें। सहरी आती है कि आपको दिल चाहे तो कुछ भी ना खाएं, हाँ, कुछ भी, मतलब मेरी ऐसी होती है एंड में तो पानी पी लो और और थोड़े से दो चम्मच मुझे दही तो खा लूं। सहरी में बड़ा मजा आता है खाने का, दही पराठा या रोटी के ऊपर मक्खन लगा कर, मक्खन तो आई लव, वो तो और मुझे मैं बाज़-औक़ात रोटी को फ्राई करके देसी घी में और चाय के साथ, पराठा तो वैसे मैं बहुत almost हर घर में सादी बनता है। सहरी करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ देखिए, जैसे पराठे हम खाते हैं तो हम ऑलिव ऑयल में खा लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो वो आपके लिए इतने हैवी नहीं होंगे जितना आप घी ये हमें में खा रहे हैं। मैं तो ऑलिव ऑयल में ही खाती हूँ। देसी मैं तो देसी घी में घी वैसे हेल्दी है सबसे ज्यादा। देसी घी में चीजें होनी चाहिए। कोई नहीं खाएगा। अच्छा पकौड़े भी ये होता है ना कि थोड़े पकौड़े खाएं। अब पकौड़े कितनी तरह के होते हैं, हमारे यहाँ वो पूरे आलू वाले अलग बनते हैं, पालक पूरी वाली वो अलग, हरी मिर्चों वाले अलग, तो वो इतने बना के इतने बन जाते हैं और फिर हमारे डाइनिंग टेबल पर पड़े रहते हैं, रात सोने से पहले वो खत्म हो चुके होते हैं, आते जाते खा लिया। और एक इमली की चटनी जो मेरे घर की बड़ी मशहूर है, वो मैं खुद बनाती हूँ, 1 किलो बना लेती हूँ इमली की, और उसके बाद वो खत्म होती है। वो दही बड़ों के ऊपर भी डलती है, वो फ्रूट चाट के ऊपर भी, वो पकौड़ों के साथ भी, सब केचप नहीं इतनी यूज होती जितनी वो। तो हमारे यहाँ तो पकौड़े और इमली की चटनी, ये तो बहुत ही, मगर एक इतना वाला। अच्छा अब मैं आपको तो बात करते करते मैं आपको बताऊं, अब बात करते करते ना जो मैं इमेजिनेशन में ऐसे चली गई जैसे मेरा रोजा है और ना अब आप बात करें मैं हाई खाने में नहीं अभी तो रोजा और इतना वाला जो इतने साइज का जो पकौड़ा है ना, उसकी कैलोरीज 50 हैं, क्योंकि वो डीप फ्राई सोच रहे हैं। अब हम ये सोचते नहीं है, पर 10 हम खा लेते हैं तो 500 तो हो जाती हैं, तो वो तो फिर आपका और खा ही लेते हैं 10 और खा ही लेते हैं 10 का तो पता ही नहीं तो क्या पता चलेगा, इतने का तो फिर आप वाकई 10 खा जी। अब इसमें ये कि अब इस मर्तबा मैं देखूंगी, अब इस दफा देख लीजिएगा, क्योंकि इतने वाले की अल्लाह बड़ी कैलोरीज मेहनत 50 की है, पिछले 2 सालों से लगी है वजन कम करने की। इंशाल्लाह जनाब पकौड़ा खाऊंगी, हाँ 2-3 तो इंशाल्लाह बड़े इतने साइज के 150 हो गए, चपली कबाब के साइज के। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, ब्रेक से हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ज़रा मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ जो सहूर की महफिल होती हैं, जो इफ्तार की जो पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो जॉब्स भी करती हैं जिनमें हम आ जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें घर की चीज़ें भी देखनी है, तो वो मैनेज कैसे करती हैं। तो ये मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की शूट्स भी होती हैं, फिर जैसे आपने कहा कि आखिरी 10 दिन आप कोशिश होती है कि आप अपने घर लाहौर में जाके बच्चों के साथ गुजारें, फिर आप मैनेज कैसे करती हैं। एक तो टाइम भी कम होता है और अब शोर के आपके ख़ानदान वाले भी देख रहे होंगे कि अब सब आगे तो होंगी, आपकी दावतें तो मशहूर है। हाँ। अच्छा, आखिर के 10 दिन हमारी कोशिश होती है कि कोई भी इस तरह की दावत या सहूर सुबह सहरी के वक्त की ना हो। वो दिन तो बहुत ही ना इबादत वाले और घर को देखने वाले हो जाते हैं, और शुरू के दिन होते हैं, और वो मैं कराची में होती हूँ, और कराची में आपको पता है कि सहरी की बहुत होती हैं, दावतें होती हैं, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ, कम जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के वक्त जो आपकी इबादत है ना, वो फिर
मिसिंग हो जाती है। आप उधर जाके खैर सोशली ज़रूरी भी है, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ। और लाहौर में जाने के बाद बिल्कुल वो घर में ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया कोई 1-2 हो जाती हैं तो मेरे घर भी, या क्योंकि फिर ईद की तैयारियां होती हैं तो ईद पर सबने आना होता है, तो मैं तो नहीं, सहूर की महफिलें मैं नहीं जमाती हूँ। और जो इफ्तार जब आपके घर हाँ, इफ्तार जब होती है तो वो तो फिर आपको पता है वो तो ज़बरदस्त। इसी तरह सारी यही पकौड़े और यही चीज़ें खाने की फिर सिर्फ एक डिश रखी जाती है, या तो आप आलू गोश्त रख लें, चावल जरूर होने चाहिए, या आप बिरयानी रख लें, बस। बाकी अच्छा, ये चावल बड़े कम बनते हैं। मैंने एक चीज रमजान में नोट की, चावल रमजान में खाना ही नहीं खाया जाता वैसे। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो कि आपके खाने में आसानी हो, इन चीजों के बाद आप थोड़ा सा डालें और खा लें, बनता जरूर है। आपके घर में ये जो इफ्तार के बाद के डिनर के लिए सालन वगैरह बनता है क्यों, जो या फिर बिल्कुल बनता है, बनता है, लेकिन ज्यादातर वो सहरी में खाया सहरी के लिए खाया जाता है ना। हाँ, ज्यादातर वो कीमा वगैरह अगर बन जाता आपकी है। इफ्तार की चीजें इतनी होती है जो आप खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इफ्तार की चीज़ें इतनी होती हैं और वो मगरिब में और इशा में इतना कम गैप होता है, और फिर आपने सहरी भी करनी है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप सहरी में यही चीज़ें खा के, मैं तो खाना बहुत कम खाती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि खा लेना चाहिए, वो भी 2-4 निवाले आप खाते हैं, क्योंकि आपको सहरी में खाना होता है, तो सहरी में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और वो जो आपने कहा मक्खन वाली रोटी फ्राई करके चाय के साथ। मैं तो ज़्यादातर जो इधर कराची में रमज़ान होते हैं, मैं सुबह उठते ही ट्रांसमिशन लगाती हूँ। मैं वो बता दूं ना, वसीम बादामी की ट्रांसमिशन के बगैर मेरी सहरी नहीं होती। वो ट्रांसमिशन होती है और मैं खुद बनाती हूँ, और फिर मैं मज़े से टेबल पर बैठकर अकेली खुद को सर्व कर रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा लगता है। हाँ। आप बताइए, जिस उन्होंने बताया कि इनकी तो इमली की जो चटनी फैमिली बड़ी मशहूर है, आप क्या ऐसी तैयारी करती हैं जो आपकी फैमिली में मशहूर हो? मेरी हर चीज़ ही मशहूर है, क्योंकि मैं भी अच्छा खाने पकाने का शौक है। शौक, खाने का भी शौक है, बनाने का भी, खिलाने का शौक भी, और खिलाने का भी बहुत शौक है। मैं चटनी बनाती हूँ कैरी की, अम्मी बनाती थी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन, तो मैं उसमें कैरी भी डालती हूँ। तो वो आप जब फ्रेंड्स आती हैं, अब तारी पे बुलाती हैं उनको, तो वो कहती है ये चटनी में ये क्या तुमने डाला है? मैंने कहा इसमें एक राज है। क्या चलता है, पकौड़े के साथ भी चल जाती है, सबके साथ हाजमे का हाजमा। क्योंकि हम स्कूल से आते तो, और हरी चटनी अम्मी ने ताज़ी सिल में बनाई भी होती थी। रोज़ हम स्कूल से आए, खाना बना हुआ है और चटनी है, और वो भी सिल पे बनी हुई, वो भी सिल पे बनी हुई चटनी। और मैं जब शादी होकर चली गई तो मैंने कहा अम्मी के हाथ की चटनी, और अम्मी रोज़ जो बनाती है सिल की चटनी। अब सिल तो मेरे पास नहीं है, अम्मी जैसी मेहनत तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिल भी नहीं है हमारे पास, और वो कोशिश तो है कि सिल आ जाए बिना, तो उसको फिर वो करना, खुदवाना पड़ता है ना। हाँ, वो बड़ा मुश्किल काम है, वो हट जाता है। तो अम्मी फिर इसी तरह से अम्मी माश की दाल और मूंग की दाल के दही बड़े बनाती थी, वो भी सिल में पिसते थे। हाँ। एक चटनी बताऊंगी कि जो हम पकोड़ों के साथ भी, कबाब के साथ, वैसे रायता तो मेरे घर में है, रायता तो बनता है, और जीरे वाला नहीं बनता, हरे मसाले का रायता बनता है। वो बड़ा अच्छा रायता होता है, वो तो डेली होता है। वो मैं रायते का मसाला पीस के रख देती हूँ, फिर दही में डेली डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच और नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के वो रायता तैयार हो जाता है। अच्छा, मेरी एक चटनी मैं बनाती हूँ जिसके अंदर मैं डालती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें, और वो ड्राई गोल वाली मिर्ची होती है ना, थोड़ी सी वो 2-3 कलियां जो होती हैं, जवे होती है लहसुन की, वो मैं डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, और इमली का थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन शुगर या गुड़, बिल्कुल ज़रा सा, उसको पानी डाल के मैं ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। वो थोड़ा सा वो पतला पतला सा हो जाता है, उसको आप किसी कबाब के साथ भी खा सकते हैं, उसको पकोड़े के साथ भी। इतनी मजे की जो बाहर नहीं मिलती, जो रेडी पे मिल रही होते हैं पकोड़ों के साथ, जो चटनी होती है या मछली वाले के पास मिल रही होती है, सेम वही होती है, और उसका कलर भी ब्राउन हो जाता है। लेकिन होता है कि जो बाहर से ली हुई जो चटनी होती है ना, वो बहुत जल्दी उनके साथ बबल्स आने लग जाते हैं, कितनी होती है, और वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, क्योंकि सॉरी मैं आपको बताती हूँ कि पहले से ही जब रमज़ान शुरू होते हैं तो ये करना चाहिए कि एक क्यूब्स की ट्रे होती है, आप जितनी भी चटनियाँ हैं उसमें बना के उसको फिल कर लें। फ्रीज करने के बाद उसको निकाल के एक आप प्लास्टिक जो बैग होता है उसके ना जिप लॉक होता है, उसमें सारे वो डाल लें, फिर वो आप पूरे रमज़ान उसको यूज़ करें, फ्रेश की फ्रेश आपकी चटनी आप यूज़ करेंगे। वैसे चटनी हम ये वाली तरीके से आप मैरिनेशन करके चिकन
को मैरिनेशन कर लिया, अपना सालन कर लिया, उसको मतलब सारा उसके ऊपर जितनी भी उसकी इंग्रेडिएंट्स है सारे मिक्स करके उसी में जिप लॉक में रखें, डीप फ्रीज़र में रखें, क्योंकि वर्किंग वूमेन जो होती हैं उनको फिर टाइम नहीं होता, सारा दावत है तो अब ये जल्दी से बैग निकाला चीज़ों का और आपकी तैयारी कर ली। मेरे ख्याल से अभी से ना शायद हमें ईद की भी क्योंकि होता है कि जो आखिरी के जो कुछ चंद रातें हैं वो तो इतनी इंपॉर्टेंट रातें हैं, और उसमें मैंने यूजुअली खवातीन को देखा है, मैं अक्सर खवातीन से कहती हूँ कि आप अपना दस्तरखान थोड़ा सा खुद ही कम कर ले, जरूरी नहीं कि हर चीज़ रखें, आपने भी तो इबादत करनी है ना, सबने करनी, मतलब जिस टाइम पे वो जो लोग कुरान पढ़े हैं वो खवातीन जो बेचारी किचन में लगी हुई हैं, अच्छा यही वाला सबके लिए सब चीज़ें बनानी है, आखिर तक गरम ये टाइम पता है क्या होता है, जब रोजे का टाइम होता है ना, हम जब रोजे में होते हैं वो किचन में जाता है और इफ्तार के बाद फिर कुरान लेके बैठता है, क्योंकि उसका भी सवाब है, बट रोजे की वो जो आखिरी एक घंटा है ना, एक वो जो साथ होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, अपना फ्री हो जाए, अपने काम से आप फ्री हो जाए। हमारी औरतें बेचारी तो किचन में लगी हुई होती अच्छा हैं। मैं तो कभी भी ऐसे नहीं होती, मुझे तो नहीं समझ आती इतना क्या किचन में लगना। नहीं देखिए, आपने ऐसी सारा ऐसी का सारा- तैयारी होती है, इसलिए किचन में होता है। एक खजूर होता है ना, तो उसको भी लेके उसमें से बीज निकाल के उसमें बादाम डालते हैं, क्रीम डालते हैं, फिर उसमें क्रीम डालते हैं, फिर उसको सारा ये रमजान अफ्तार के लिए पहले कर लेना आप ये काम, सारे पहले कर लें, रमजान से 2 पहले बजे कर लें। करके रख दें। हाँ तो वो मैं तो सारा जो पकोड़े का, अच्छा पकोड़ा मिक्स भी मैं बता देती हूँ कि पकोड़ा मिक्स कैसे कर सकते हैं। आपने बेसन लेना है, उसमें आपने बेकिंग सोडा डाल दें या मीठा सोडा डाल दें, उसके अंदर नमक, थोड़ा सा जीरा है, ये आप कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये आप पूरा एक बना के ना पकोड़ा मिक्स बना के वो आपने फ्रिज में रख दें, आप उसको पाउडर रख दें, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। हाँ। फिर आपने प्याज और हरी मिर्ची काट के वो मसाला आपने डाला और पानी का घोल करके आप पकोड़ा फ्राई कर लें। आपने सारी चीजें एकदम से नहीं डालनी है उसमें, ठीक है। अच्छा अब दावतों की बात हो रही थी कि फ्रूट चाट काला हो जाता है, हम फ्रूट काट के रखते हैं, अब मैंने रात को रखा और मुझे कल इफ्तार में दावत करनी है, तो आप क्या करें, उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा पिंच ऑफ आपने बेकिंग सोडा डाल दें और उसको एयर टाइट डाल दें, वो काला नहीं होगा, वो एयर टाइट कर दें, उसमें हवा नहीं आनी चाहिए। ओके, अच्छा बहुत सारे घरों में आपने ये देखा होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि हम क्रीम वाला फ्रूट चाट खाते हैं, कुछ शुगर वाला खाते हैं, कुछ काली मिर्चों, कुछ चाट मसाले वाला खाते हैं। तो अब क्या होता है कि मेरे सामने कोई क्रीम वाला रखेगा तो मैं नहीं खाऊंगी, भाई मुझे क्रीम वाला पसंद नहीं है, तो मैंने क्या अपने घर में ये होता है, तो फल भी अच्छा मुझे पसंद नहीं है, वैसे मेरे घर में मैंने खुद सिस्टम किया है कि फ्रूट चाट का आपने बॉल बना लिया, जैसे सूप की सारी चीजें होती है ना, उस ट्रे में आपने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम रख दी, थोड़ा सा चाट मसाला रख दिया, थोड़ा सा शुगर रख दिया, थोड़ा सा मिल्क, जिसको जो चाहिए, जिसे चाट बनाते हैं ना वो अपनी मर्जी से आप बना के खा लें। मेक योर ओन फूड चाट। आपके सारा का सारा वो बाउल खराब नहीं होगा, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता, किसी को काली मिर्चों वाला पसंद है, किसी को दूध वाला पसंद है, तो मैंने ये चीज मैंने निकाली है, मैंने खुद निकाली। मुझे तो जैसे ना छोटा छोटा कटा हुआ फल पसंद है और मेरे मियाँ को बड़ा फल चाहिए, वो कहते हैं इसमें कुछ डाल नहीं, तो अब हम ये उनके लिए लेते हैं छोटा वाला भी टुकड़ी में कटा हुआ, टुकड़ी में बारीक होता है वो नहीं, टुकड़ी में कटा हुआ फल हो, छोटा हो। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी फ्रूट चाट खाने से पहले उसको देखो कि बनी कैसे है, कटी कैसे है। और हमारे यहाँ तो रमजान में फ्रूट चाट 11-12 बजे मैं बना देती हूँ, बना के उसमें जूस वूस की, आजकल तो कीनू आ गए माशाल्लाह, नहीं मैं मुकम्मल करके उसमें सिर्फ चाट मसाला, उसका रस ऑरेंज का और नमक ये डाल के बस वो बन गई। क्योंकि अगर आप 4 बजे के करीब बनाएंगे तो वो फ्रूट थोड़ा सा सख्त रहता है, आप 11-12 बजे बना के उसे एयर टाइट में रखें, वो रोजा खोल के इतना मजा आता है और जूस ज्यादा होना चाहिए, जूसी हो जाता है। अच्छा बहुत से लोग ना तो वैसे भी अच्छा सबका जायका अलग होता है, सबका जायका अलग होता है। अच्छा हर घर के पकोड़े अलग होते हैं, हर घर का फ्रूट चाट अलग होता है और सबको अपने घर के पकोड़े पसंद है। नहीं, हम कहीं भी चले जाएं, मुझे तो दूसरे नहीं मुझे तो अपने घर के अच्छे लगते हैं, लेडीज हमें तो अपने घर के, क्योंकि मैं प्याज और मसाला ज्यादा डालती हूँ। अच्छा जैसे हमारी बहुत प्यारी भाभी है, उनके घर वो पकौड़े बनाते हैं, वो पकौड़े बहुत लाइट होते हैं, वो दाल के पकौड़े बनते हैं और वो बनाती हैं उसको सरसों के तेल में, सरसों के तेल में पकौड़े बनाती हैं और वो इतने मजेदार पकौड़े होते हैं कि आपको आप खाते हैं आपको पता नहीं चलता, फील नहीं होता कि आपने हैवीनेस नहीं होनी चाहिए पकौड़ों से। सरसों के वैसे बनाने चाहिए, ट्राई करना चाहिए सरसों के तेल में। अच्छा टेस्ट सरसों के तेल में वो डिफरेंस फील होता है क्या? कुछ भी नहीं,
कुछ भी ऐसे ही उसको लगता है। गर्म करने का एक तरीका थोड़ा है। सा हीट हाँ, आती कि है, शुरू में हल्की सी उसकी आती है, आंखें थोड़ी जलती हैं आती उससे, है। हाँ। नहीं कुछ भी नहीं होता, अच्छा। उसकी हीट थोड़ी ज्यादा देर नहीं होती है। और अगर आपको स्मेल का भी है तो उसमें लहसुन डाल दें, लहसुन से सारी गायब हो स्मेल जाती हो। खाना सब्जियां इतनी मजे की मजे बनती की हैं। सब्जियां तो बहुत अच्छी हेल्दी सब्जियां मैं पकोड़े बनाती हूँ, मैं कड़ी बनाए, हर चीज़ बहुत मज़े की बनती है। मैं रखती सरसों का तेल हूँ। चलिए हम ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करें, हर बहुत चीज में अच्छा है। सरसों का तेल नहीं यूज हाँ, करते हम भी नहीं ज्यादातर, करते, हाँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या कोकोनट ऑयल सबसे कोकोनट ऑयल भी, हाँ, अगर टेस्ट आपको उसको डेवलप कोकोनट अभी जैसे मैंने बनाया टेस्ट मटर अगर develop स्ट्रॉन्ग नहीं बहुत है तो होता है। मटर पुलाव मैंने बनाया ना, अब मैं गई हुई थी पिंडी, तो बाजी खाना बना रही थी, कोफ्ते बना रही थी, तो मैं वो थोड़ा स्लो आराम से खाना बना रही होती, तो फिर मुझे कुछ हो रहा होता है, मैंने कहा ये इतनी आराम से बना रही है, जल्दी से होते, मैं किचन में गई, भाग के जल्दी से बनाया और निकल गई जुप जुप। सब कहते हैं क्या तुम करके भी झूठ पड़ रही, तुमने ये बनाया। तो वो मैंने कहा बाजी मटर पुलाव मैं बना दूँ, कहती नहीं तुम नहीं बनाओ, हम बनाएंगे, मैं बनाती हूँ ना। मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ ना। कहती है अच्छा हमारे घर में ऐसे ऐसे बनता है। मैंने कहा मैं मेरे हाथ का आप खाएं जैसे मैं बनाती हूँ। फिर कहती है अच्छा इसमें ये डालो। मैंने कहा इसमें मैं मेथी दाना का बघाड़ लगाऊंगी सरसों का तेल डाल के। तो सरसों का तेल मैंने डाला, फिर मैंने मेथी दाना की नहीं मेथी दाना मत डालो। मैंने कहा नहीं आप खाएं तो खाइएगा, आपको मज़ा आएगा, आप खा के तो देखें। जब मैंने पुलाव बनाया तो वो पुलाव बन गया और सब कह रहे वाह क्या मज़ेदार पुलाव बनाया है। तो वो सरसों का जी थोड़े से मेथी दाना बघाड़ में डाला और सरसों के तेल में पुलाव बनाया, वो इतना मज़े का पुलाव बना। सबकी अलग अलग रेसिपी होती है, पुलाव तो सभी के अच्छे होते हैं। सिर्फ लहसुन, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़रा सा जीरा डाला, उसमें आपने डाल दिया मटर डाल के दम पे रख दिया, थोड़े से टमाटर डाले, उसमें पानी, चावल, दम लगा दिया, ये ले चावल तैयार। और उसकी खुशबुएं फैली हुई थी, तो जिससे बाजी रोक रही थी। तो मैंने कहा अब बताएं वैसे अगर उसमें मैं इस तरह की भगार वाली कोई भी चीज हो उसमें 2 हरी मिर्चें जरूर डाल देती हूँ। हरी मिर्चें तो खैर वो तो फ्रेश वो आता है, तो उसका जो फ्लेवर आता है हरी मिर्च का भी खाली सब्जी बनाएं और या फिर आप ये मटर पुलाव बनाएं, कुछ भी ना 2 हरी मिर्चें जरूर डालें भूनते वक्त शुरू में ही, उसका फ्लेवर बहुत मजे का होता है। जैसे आपने मेथी दाना में, मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करूँगी। राई दाना, मेथी दाना की बड़ी खुशबू आती है, आप सब्जियों में डालें। क्योंकि मैंने ये चटनियों में भी डाला डाला है। बहुत अच्छा होता है। जैसी सर्दियां शुरू होती है ना, अम्मी मेथी दाने का चावल इस्तेमाल, खिलाती थी, हाँ। मतलब सिर्फ मेथी दाना और देसी घी। इसके सुबह सुबह अम्मी हमारी आँख खुली और अम्मी कह रही देसी घी खाओ। अच्छा देसी घी की स्मेल से ही मुझे कोई प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं खाना, हर चीज़ में दुनिया की मुझे पसंद है, सिर्फ ये नहीं पसंद। मैं कहती अम्मी ये मेथी दाने वाला चावल नहीं खाने। तो अब अम्मी चली गई तो अम्मी की याद में खाते हैं। अब अम्मी याद आती है कि अम्मी ये खिलाती थी, वो अब क्रेविंग होती है मेथी दाने वाले चावल की। तो मैं क्या करती हूँ, वही आइडिया कि जो भी चावल बन रहे हैं उसमें चुपके से मेथी दाना मिले, किसी बहाने वो हेल्दी चीज़ है ना, क्योंकि इतने घरे बाल बचपन से अम्मी ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई हैं, तो मेथी का फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। ओके, ये अच्छी चीज़ है, ये मैं भी जरा कहूँगी ट्राई करने के लिए। एक मेथी दाना और एक वो कलौंजी नहीं राई दाना, नहीं, वो जो पत्ते होते हैं कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, उसकी हमारे तो घर में लगा हुआ है। अच्छा। और उसका एक पत्ता तोड़ के लाते हैं, टहनी, तो मैं तो कराची लेकर आती हूँ ज्यादा से, अभी फिर फ्रिज बाहर- में रख देते हैं, मैं वो भगार बड़ा उसका- मजा इस्लामाबाद आता में है, नहीं बड़ी- होते ना, वो तो दाल बाजी ने जो भी मंगाया बनाया, तो वो कड़ी कड़ी पत्ता बनाया। अच्छा बाहर बिरयानी इसमें भी कड़ी पत्ता होता है, बिरयानी में भी डालते हैं कड़ी पत्ता, बड़ा इनका अच्छा, बड़ा प्यारा हमारे यहाँ भी होता है, हाँ, हम भी डालते हैं। अच्छा, जब आप फिर आप मुझे बताएं, आपके घर जब ईद की दावत होती है, फिर आप उसकी तैयारी कब शुरू करती हैं? क्योंकि उसका तो बड़ा स्ट्रेस होता होगा कि रमजान में ईद की दावत। हाँ, एक दिन पहले तैयारी, एक दिन अब ये नहीं पता कि कल ईद है या नहीं, तो शाम में तो पता चल ही जाता है, तो उससे पहले से मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो 35-40 लोगों की दावत होती है ना, तो उसकी तैयारी अगर आप शाम से ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी जो हाउस हेल्प है ना ताहिरा, वो खैर मैं कहती हूँ मैं तो उसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। हाँ, माशाल्लाह। तो वो फिर वो रुकेगी कि चलें बाजी, ये तो मेरी कोशिश होती है गोश्त वोश्त को सब मैं बॉईल कर लूँ, गल जाए सब कुछ, मसाले वगैरह वो बना के रख देती है। और ईद वाले दिन फिर हम लोग सुबह ही सुबह, क्योंकि उस दिन फिर ईद पर कोई आता नहीं है ऐसे ना, जो मेहमान आ गए बैठ गए, वो बिल्कुल नहीं होता। सबको पता होता है रात का खाना है, तो किसी ने सुबह नहीं जाना ईद मिलने के अच्छा, लिए। लेकिन पड़ोसी वाले तो आ जाते हैं ना, क्या ऐसा होता है? अच्छा, अब
पड़ोसी अब वगैरह कहाँ बेचारे, आते हैं उनको अभी, अब पता बहुत होता है कम। बाजी तो ये घर पर। अब वो मेरी जो बहू है निशा, वो उसका इतना मिलना जुलना है पड़ोसियों से, क्योंकि वो कुरान क्लास होती है, कहीं कुछ वो जाती है। और अभी भी उसने मुझे कहा कि वो मम्मी सब लोग कह रहे थे कि निशा इस दफ़ा आप लोगों के यहाँ, मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर रखो। तो कहती है वो होती हैं 20-25 ख़वातीन, तो मैं रख लूँ मम्मी? मैंने कहा ज़रूर रखो, बहुत तो मैं नहीं होंगी लेकिन वो होगी, वो उसने रखी होगी, तो उसकी सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो वो उससे मिलने भी आ रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं आपकी सासू, मैं होती नहीं हूँ घर पर ज़्यादातर, तो कोई भी नहीं आता। फिर मैं सुबह से अपनी तैयारी करती हूँ और हम लोग 5 बजे कोशिश होती है कि घर में लाइटें वाइटें सब करके तो हम बैठ जाए, सब बना के। मुझे एक बात बताइए, किचन की तुमने बात करी, ये जो अब जरा खवातीन की अपनी जो तैयारी है और डेकोरेशन वो भी, मैंने इतने लोगों को देखा और मुझे पता नहीं क्यों उस बात से चिड़चिड़ती। मे भी शायद मेरे घर में ही माहौल नहीं था, हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी हम चांद रात को बाहर, क्योंकि चांद रात को पता है इतनी बड़ी इबादत की रात है चांद रात पे। ओ माय गॉड, आपको आइडिया ही नहीं है, आपने जितना इकट्ठा किया था ना पूरी, वो एक तरीके से ना आपने सही अपने पार्सल आगे पहुंचाना है। ये वो वाली रात है, सारी इबादतों का, नेकियों का पार्सल आगे पहुंचाना है। और उसी रात को हम लोग देखते हैं, मैं खवातीन, अच्छा हमारे घर में थोड़ी अब्बू बहुत सख्ती करते थे, तो मैंने कभी आई डोंट रिमेंबर कि हमने बाहर जाके बच्चों में लगा लेते, मेहंदी ठप्पे लग गए होंगे, तो वो तो घर में मुझे खुद मेहंदी लगाने का शौक था और घरों में हमारे लग जाती थी। बाजार कभी नहीं गए लोग। उस दिन मैं देखती हूँ खवातीन रात सुबह 3-3 बजे सैलून से आ रही होती हैं और फेशियल ईद वाले से आ रही दिन होती सुबह हैं, उठ रही हैं 2 बजे। जी जी, ईद वाले दिन सारा आपने जाया कर दिया। चूड़ियां उस दिन खरीदने जा रही, अरे भाई पहले कर ले तैयारी। कपड़े नहीं, मैं दुपट्टा रंगवाने गई हुई थी, अरे भाई पहले कर लेती। अच्छा, खास तौर पे चांद रात की रौनकें देखने जाती हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं कि हम पीछे क्या छोड़, वो जो असल की रौनक है ना वो भूल जाती है। आप लोग अपने जो ईद के जोड़े की जो तैयारी मुझे इसका बता, और अपने जो कहते हैं ना कि खवातीन अपना स्किन का भी ख्याल करना है, तो वो कब करना शुरू करती हैं, ये बताएं। मैं पहले, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वहाँ आप 1-2 दिन पहले जाएं तो वहाँ जिस तरह लाइन लगी हुई होती है और आप सुबह से जाके बैठे हैं अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। सो मैं कहती हूँ पहले, क्योंकि मुझे ये अब पता चल गया जब से कि ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद रात की, तो अब मुझे बेचैनी होती है। अब मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता, अब हर चीज़ मैंने स्किप कर दी इस वजह से। अनम के लिए मुझे जाना पड़ता है अब, क्योंकि अनम छोटी है और अनम का वही टाइम है जो हमने भी गुजारा है। तो अनम कहती है मुझे तो मेहंदी लगानी है, मुझे तो ये भी चाहिए, फिर 2-2 घंटे की लाइन, 3-3 घंटे की मेहंदी। और मैं स्ट्रेस पे कहती हूँ अनम अपनी फ्रेंड्स के साथ लगाओ और आ जाना। अब तो बहुत ज्यादा जगहों पे मैं देखती हूँ, जमजमा में पता नहीं कहाँ क्रीक के पास भी अब काफी सारे जगहों पे जो है ना वो जो है मेहंदी की तैयारियां, हाँ अच्छी खासी खवातीन आपको मिल जाती हैं। आप वैसे मेहंदी घर लगवाती हैं, बाहर लगवाने जाती हैं, क्या करती हैं? मेहंदी तो मुझे तो शौक ही नहीं मेहंदी लगाने का, मैं तो लगाती ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं है। और पता नहीं मैंने कब लगाई होगी, मुझे याद भी नहीं है, हल्का सा भी लगा लूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है मेहंदी, जरा भी नहीं अच्छी लगती। मैं तो मौका ढूंढती हूँ कि मैं ना लगाऊं मेहंदी। कोई जिद करे तो मैं पीछे भागती हूँ, मुझे मेहंदी नहीं लगानी, तो मैं नहीं लगा पाती। 15-16 साल पहले लगाई अपनी शादी पे भी हमने कैसे लगानी थी, आपने ये बताया। बहुत थोड़ी, बहुत कम, हल्की सी, बिल्कुल यहाँ यहाँ तक की, बिल्कुल यहाँ यहाँ तक की लगाई थी मैंने, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, मुझे शौक ही नहीं है। ऐसे इतनी भूल लगती है मेहंदी उतर रही होती है तो शुरू से ही शौक नहीं है, तो मैं मेहंदी नहीं लगाती। और ड्रेस कपड़ों का ऐसा है कि कोई खास कोई इतना हैवी ड्रेस तो लेते नहीं है, नॉर्मल कॉटन के ड्रेस लेते हैं। और दावतें वगैरह होती है वो 3-4 दिन होती है, ईद के पहले दिन नहीं। अच्छा, आप नहीं रखती? चले मैं 3-4 दिन होती है। ईद की तैयारियों के बारे में इनसे पूछूंगी, जो उनके कपड़ों में अपने जो फेशियल वाला कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर वाला जो भी खवातीन कराती हैं, क्योंकि जरूरी तो है ना भाई, सिर्फ किचन और खाना की टेबल अच्छे लगे, आप भी तो अच्छे लगे ना। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं मत जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब क्योंकि खवातीन मेरे साथ मौजूद है और खवातीन पे सबसे ज्यादा लोड होता है ईद की तैयारी का, क्योंकि ये सिर्फ ये जो खबर चार मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने अपनी तैयार वैसे हम सारी गर्ल्स हैं, लेकिन अब बताओ हमने अपनी से तैयारी नहीं करनी होती, हमारे बच्चे, हमारे घर, और जब घर में अगर दावतें हो तो फिर कुछ एक्स्ट्रा क्रॉकरी, ये बड़ा मैटर करती है। अपने सिर्फ कपड़े नहीं है, फिर ये भी होता है मैचिंग। तस्वीर भी तो ईद की पहले तस्वीर के लिए तो मैचिंग करनी ही पड़ती है। फिर होता है कि जी मेरे जैसे सूट होगा, फिर मेरे बेटे का भी वैसे ही मैं कुर्ता पजामा लूंगी, फिर मैं देखूंगी अच्छा मेरे हस्बैंड का भी वैसे कोई कुर्ता पजामा कोई हो, तो अक्सर लोग बाद में
में छेड़ती भी कि लगता है एक ही थान में बनवा लिया, थान में बनवा लेते हैं, लेकिन हाँ, इतना हाँ। अच्छा लगता अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है तो ऐसा, बड़ी हाँ। खवातीन पे जनाब हर एक की प्रेशर होता है। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रेशर लेती हैं ईद वाले दिन? अच्छा, ईद वाले दिन तो मेरा तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कल क्या बनाना है, ईद होगी नहीं होगी, फिर बनाना क्या है। और दावत ऐसा है कि मैं फर्स्ट डे नहीं रखती क्योंकि मैं खुद भी थक जाती हूँ। हाँ। मैं तीसरे या चौथे दिन रखती हूँ क्योंकि लोग फिर मना भी करते हैं ना, हम यहाँ पर जाएंगे या हमारे घर कोई आएगा, तो तीसरे चौथे दिन मेरी ये वैसे होती कितनी है। समझदारी वाली बात है कि हाँ। आप दूसरे या तीसरे दिन वाकई रखें। हाँ, ये रखें क्योंकि आप थके हुए होते हैं ना, रमजान की थकन होती है, फिर काम की थकन होती है, फिर बहुत सारी फिर मार्केट बंद होती है, आप कुछ चीज़ ले भी नहीं सकते जो आपको बनाना होता है, तो मैं तीसरे चौथे दिन रखती हूँ। और इसके अलावा मेरा जो ईद वाले दिन जो मेरी टेंशन होती है ना, सब सो रहे होते हैं, मुझे उठ के शीर खुरमा बनाना होता है, चाहे नींद हो चाहे ना हो, मुझे जो है ना उठ के शीर खुरमा बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। और मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे कोई देखे कि ना देखे, मैं फुल रेडी भाई, वो नहा धो के मेकअप भी कर लिया, तो सारा जो ईदी तब मिलती थी जब वो तैयार हो पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है कि सारा मैंने वो तैयारी कर ली, सब कुछ शीर खुरमा बना लिया, एप्रन वगैरह पहन के, फिर जब सब उड़ गए सबको मैंने खिलाया, सब कुछ किया, फिर वो दोबारा अपने मासियों वाली होली में आ जाती है क्योंकि दोपहर का खाना बनाना होता है, फिर वो कपड़े खराब हो जाते हैं, तो फिर वो मैं दोबारा से अपने जो कपड़े होते हैं घर के वो पहन लेती हूँ। अच्छा। फिर खाना बनाने के बाद दोबारा से कपड़े दूसरा जोड़ा होता है। आप ईद पे कितने जोड़े बनाती हैं? इतने जोड़े आ जाते हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। इतने जोड़े आ जाते हैं और फिर वो आपकी चॉइस से आते हैं। तो हमें तो मेरे ख्याल में कई साल हो गए, मुझे कभी खरीदना नहीं पड़ा क्योंकि जितने डिजाइनर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है फर्स्ट डे हमारा पहने। फिर जब ज्यादा आते हैं, मैं कहती हूँ ये फर्स्ट डे, ये सेकंड, ये फोर्थ, तो हम लोगों को तो इस तरह से। और इवन ज्वेलरी भी आ जाती है, जूते भी आ जाते हैं, लेकिन जूतों का मुझे शौक बहुत है, तो मैं जूते बस खरीदती रहती हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर पर ईद के लिए कभी भी शॉपिंग नहीं करती। हाँ, ना मैं करती हूँ, ना सादिया करती है। हाँ, निशा वगैरह के लिए तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती, लेकिन पहनती नया ही हूँ मैं। हाँ। अच्छा, आप ये देखती हैं कि आपके और आपके हस्बैंड की कलर कोऑर्डिनेशन हो? हाँ, अच्छा, अब वो टाइम रह गया कि सिर्फ ऐसी की कर रही होती हूँ मैं तैयारी, क्योंकि अब बच्चे अपनी मर्जी से, उनकी बेगमात हैं, वो करें भाई। और वो अभी तक 2 साल पहले तक बच्चों के सारे कपड़े मैं बनाती थी, उनके शादियों तक के मैंने सारा वार्डरोब मैंने बनाया। अब कोई 2 साल से मैंने कहा भाई नहीं, ये अब खुद करें, इनकी बीवियां करें, और इनको भी पता चलना चाहिए, तो अब वो खुद करते हैं भाई। बड़ी वो मेहनत है। और अगर मैं हमेशा करती थी, अब सिर्फ मेरे हिस्से में मेरे शौहर हैं। हाँ। तो वो मेरे और उनकी जो ना कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, मुझे बताया सवाबा कि बाकी कभी कभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा जब कपड़े जमा हो जाते हैं, फिर आप क्या करती हैं? अफसर की अलमारियों में जगह कम पड़ गई है। अच्छा, मेरे पास कभी कपड़े जमा ही नहीं होते। मेरे जितने भी अच्छे कपड़े हों, मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहनूं, वो मेरा पूरा ख़ानदान गवाह है इस बात का। मेरा रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, 6 महीने 7 महीने हमारे एक ड्रामे में लग ही जाते हैं। उसके बाद मैं सूटकेस पैक करती हूँ और मैं लाहौर भेज देती हूँ। मेरी भतीजियाँ, भांजियाँ, सबके पास अब ये जोड़ा है ना, इस तरह के जोड़े सब गए हुए होते हैं, तो वो और वो देख के आ भी जाता कि खाला आपने जोड़ा हमें देना। हाँ, मुझे मैं देखती हूँ किसने ऑफिस जाना है उसको ये मिलने चाहिए, किसने कोई किसी की शादी है उसको ये मिल, तो मेरे क्योंकि हमने एक 2 दफा पहने होते हैं, तो मेरे वार्डरोब में आप यकीन करें 6-7 जोड़ों से ज्यादा नहीं होते। मैं कोई कपड़ा नहीं रखती हूँ, इवन अब तो मैं शूज भी नहीं रखती हूँ, मैं वो भी दे देती हूँ जो पड़े में है और मैं नहीं पहन रही, लेकिन बाहर से लाई हुई हूँ, महंगे हैं, तो मैं कहती हूँ ये महंगे जो इधर पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, इनकी लेदर तो बेहतर, तो मैं वो भी दे देती हूँ। इवन मैं ड्रामे में जो ज्वेलरी पहनती हूँ मैं वो भी दे देती हूँ। अरे वाह। मुझे खाली अलमारियाँ जितनी अच्छी लगती हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि पता है मैं सब आपको बताऊँ, अम्मी की डेथ के बाद से ना मेरे एकदम से क्या जहन में आ गया कि मैं हर हफ्ते ना वीकेंड पे बैठ जाती थी कपड़े निकालने के लिए, देने के लिए, क्योंकि मुझे होता था कि हाय अगर कुछ ज़िंदगी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर आज मैं चली जाऊँ तो मेरा कितना हिसाब होगा कि अगर अलमारियाँ भरी की भरी, तो उसका तरह खौफ के पता नहीं मैं तो बहुत लंबी लाइन में खड़ी होंगी। अब सादिया पहले संभालती थी चीजें, अब वो भी बिल्कुल इसी तरह मैं हूँ होल्डर, तो मैं तो भतीजे भतीजियाँ बहुएं जितनी भी हैं सबको जाते हैं और सब शादियों पर पहन के जाते हैं, फिर मुझे पिक्चर भेज रहे थे, पुप्पो ये शादी थी इधर हमने ये पहना, मेहंदी पर हमने ये पहना, कितना अच्छा लगता होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो बहुएं हैं, मेरे भाई की बहुएं, फिर मेरी बहन की बेटियाँ। अच्छा, अच्छी बात पता है वो पहन लेते हो कि उनमें ये मोहब्बत है कि वो मोहब्बत से आप किसी को, आपका बहुत अच्छा जोड़ा ना, किसी को ऑफर करते हुए आपको शर्म आती है कि मेरा बहुत अच्छा जोड़ा है, जोड़ा लोगों को ये भी। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे
एक भाई के बेटे की और दूसरे भाई की बेटी की माशाल्लाह शादी होने वाली है। तो वो इंग्लैंड से आएंगे। अभी वो उन्होंने इंग्लैंड से आना है, इधर आके कपड़े बनाने हैं। अब वो है मेरे दूसरे भाई की बेटी कनेड में पढ़ती है, उसको कपड़ों वपड़ों का बहुत पता बहुत होता है क्योंकि आप हमारे यूनिफॉर्म नहीं होता कि नहीं जी। और इंडिया जब वो इंग्लैंड से आएंगे उनको फैशन कुछ नहीं पता, उन्होंने आना है, उन्होंने देखना है इधर जो जो अच्छे हैं उन्होंने लेना है। अब मैंने क्या किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने आके कपड़े नहीं बनाने, मैं उसके लिए जो 10-11 सूट है ना वो मैं बना रही हूँ। तो अब मैंने उन एक भाई की तरफ से भी दूसरे भाई की तरफ से भी मैंने वो 10-11 जोड़े, मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी, लेसेस, काम वाले सूट कई ऐसे थे जो मैंने अनस्टिच थे जो मैंने रखे हुए थे। अच्छा किसी की शादी होगी तो मैं बच्चियों को, वो वक्त आ गया। अब वो मैंने अपनी छोटी बहन को दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब इनको डिज़ाइनिंग करके स्टिच करवाओ। कहते बाजी 11 सूट बन रहे हैं। मैंने कहा बस सही। उसने उधर भाई को खबर दे दी, भाभी को, कि वो आपने नहीं बनाने उसके कपड़े, वो बाजी बना रही हैं। तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं करनी, कि किसी का बोझ आपको बोझ ना लगे, और हमारे लिए ये काम कोई काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं हमारे लिए नहीं है। आप मुझे बताएं आप क्या करती हैं ईद के जब जोड़ों की बात आती है? तो ईद के जोड़े मुझे लगता है बहुत स्पेशल जोड़ा होना चाहिए ईद के लिए। मतलब वैसे हम जो भी कपड़े पहने हैं, अब मैं गरारा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई, मुझे याद है कि अम्मी हमेशा गरारा पहनती थी, कि अम्मी ने गरारा पहना हुआ, अम्मी ने पाजेब भी पहनी हुई है उस तरह की, क्योंकि वो लखनऊ की थी, इंडिया की, तो उस तरह की अम्मी की तैयारी भी होती थी। आप क्योंकि एक टाइम आता है लड़की बिल्कुल माँ की एक शबी बन जाती है और उसकी शक्ल बन जाती है। तो मुझे गरारा पहनने का बहुत शौक है, क्योंकि मेरे लिए स्पेशली गरारे वाला एक जोड़ा होना चाहिए। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह, आई लव गरारा। फैसल ने मुझे कभी ज़िंदगी में गरारा नहीं पहनने दिया क्योंकि उनको पसंद नहीं था। अब वो दुनिया से चले गए, अब तो मैं खुल के गरारे पहनती हूँ। और वो देख रहे अच्छा ठीक है, वो कह गई तब गलत कर रही हो। ठीक है, तब गरारे पहन के बैठी होती। इस पिछले साल भी मैंने गरारा लिया, वो इतना प्यारा लग रहा था। सब अब बिल्कुल सादा सा था। कहाँ से लिया मुझे बता दे, मैं बताती हूँ आपको। आप पता नहीं द डिजाइन्स, उनसे चांद रात पे से हम गए और वो कलर्स इतने प्यारे प्यारे गरारे, जो आपने एक बार हमारे शो में दिखाए थे, ये हमारे शो पे लेकर आई थी, शो में पहन के आई थी, बहुत अच्छे थे जी, पहन के आई थी मैं, बिल्कुल। और वो इतना प्यारा, और जहाँ मैं गई हूँ, जिस दावत में गई हूँ, क्योंकि अब वो अच्छा इतना लग रहा था कि बहुत दिल करता है पहनने को। सेकंड डे भी जब मैंने कहा नहीं सब एक साइड पे हो जाए, ये मैंने पहनना है, शर्ट दुपट्टा चेंज कर ले साथ। वही मैंने पहना। तो सब कह रहे कहाँ से लिया, बहुत प्यारा लग रहा, कलर इतना प्यारा था। तो इस दफा मैं इंशाल्लाह गरारा ही पहनूंगी, गरारा पहनूंगी, चूड़ियाँ और सब। अच्छा, हम लोग कहीं भी जाएं, कहीं हमने, अब मेरी बहन एक सियालकोट में थी, लाहौर आ गई है, तो अब मेरे लाहौर जाने की कशिश बढ़ गई है, क्योंकि हम तीनों बहनें, वो बहन मुझे पिक करती है, दूसरी बहन को पिक करती है, हम भाई के यहाँ चले जाएंगे, कभी हम कहीं खाने पर चले जाएंगे। इस दफा मैं गई, बहुत मजा आया। मेरी बहन बाहर है, मैं उसको हाँ, तो वो बड़ा तो वो जब तैयार होकर मुझे पिक करने आती है ना, वो कहती है हमें पता था बाजी ने तो रिंग्स भी पहनी होंगी, बाजी ने मुझे, मैं कहीं निकल नहीं सकती ज्वेलरी के पहने बगैर। जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मुझे भी ना जब छोटे थे, हमारी फैमिली में जो ऐसी कोई बड़ी आंटीज होती है जो बहुत अच्छे तैयार होती थी, कि मेरे बड़ों के ना ऐसे बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि बच्चे आके मैं बुढ़ारी की तैयारी, बच्चे दुल्हन को कितना गौर से देखते हैं, जो वो फुल रेडी हुई होती है। मैं यकीन माने, मुझे लगता है मेरे अंदर का वो बच्चा जो है ना, वो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। मैं जब किसी को अच्छा तैयार देखूं, मैं इतनी खुश होती हूँ। इसी को सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव, ये सेल्फ लव है कि जब आप सुबह उठें तो आप तैयार हो अपने लिए। अब जैसे मैंने नोज पिन पहनी ना, असद ने कहा मम्मा यू लुक पैथेटिक, आप उतार देंगे क्या आपने नोज पिन पहनी। मैंने कभी, क्योंकि फैसल को नहीं पसंद थी, लेकिन मैं सोचू कि मैं नोज पिन पहनूं। मैंने कहा असद मैंने अपने लिए पहनी है, मैं खुश हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं तैयार होती हूँ अपने लिए। तो ये है सेल्फ लव, कि आप सुबह उठो, आप अच्छे से कपड़े पहनो, लिपस्टिक भी लगा, तैयार हो, कोई देखता है तारीफ करता है, नहीं करे, मैं खुश हूँ अपने आप को, मैं खुश हूँ, ये मेरा खुश होना बहुत जरूरी है। ये मेरा 2026 का रेजोल्यूशन है, सेल्फ लव। मेरा तो पिछले साल से चल रहा है। मैं दूसरों को भी बोलती हूँ। अब जैसे मैं दूसरा तैयार नहीं होती, मेरी फ्रेंड्स तैयार नहीं होती, तो बोलती हूँ ये आ गई ना हीरोइन। मैंने कहा आप लोग भी हीरोइन बने। मैंने कहा आज हम इस टाइप की ड्रेसिंग करें, आप लोग भी सब पहने ऐसे, क्योंकि ये क्या कि सब में मैं हीरोइन बन के बैठी हुई हूँ। अच्छा फहीमा हीरोइन, आप सब भी हीरोइन बने ना, सब तैयार हो। लॉन का जोड़ा बनवा लेते, नहीं अच्छा तैयार हो, तैयार हो। नॉर्मल दिनों में हम किसी दोस्त की दावत हो, वहाँ पे आप कहेंगे नहीं मैंने
तो सबसे महंगा जोड़ा पहन के जाना है। जिस दिन ईद है आप बताएं आप क्या करती हैं? ईद पे वही मैं भी 4 जोड़े होते हैं, सुबह एक पहनती हूँ, शाम के लिए जबरदस्त 4 जोड़े बाकी में ज्यादा लगते हैं क्योंकि सुबह के लिए एक तैयार होते हैं, तो फिर वो घर में नाश्ता वाश्ता बनता है, नमाज पढ़ के आते हैं सब मेल्स जो होते हैं घर के, और उसके लिए एक अच्छा सा वो जोड़ा होता है, सिंपल सा होता है उधर। लेकिन जो रात का डिनर होता है उसके लिए ज़रा अच्छा सा, और फिर उससे सेकंड डे पे थोड़ा उससे कम, फिर उससे कम। और ये कि जो ब्यूटी पार्लर है वो भी मैं भी बिल्कुल चांद रात पे नहीं जाना प्रेफर करती, और बहुत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चांद रात पे घूमना फिरना और जाके दर्जियों को गला दबा रहा नहीं। लेकिन एक बचपन में होता था कि हम चांद रात को जाते थे, वो तो वो गलतियां करते थे ना, आप थोड़ी सुधार लीजिए अपनी गलतियां। मुझे ऐसा आता है कि बचपन में ना एक हुल्लड़बाजी इतनी होती थी कि आप जब लिबर्टी जाते थे एक तूफानी बदतमीजी होती थी, और लोग इतना जो लड़के होते थे वो इतना हूट कर रहे थे लड़कियों को देखकर, तो शायद मेरे अब्बू ने इस वजह से उनको पसंद ही नहीं था। ये शुरू से ही ये बहुत नहीं रस लगा निकल हुआ है। जो टेलर पहले जो टेलर से सिलवाया करते थे, हर वक्त टेलर के चक्कर अब तुमने ये कर दिया, अब तुमने अब हम जब रेडीमेड ले रहे होते हैं तो उसमें भी ढीले ढीले होते हैं, लेकिन सब फील भी नहीं करते, कुछ करते हैं। अगर टेलर से सिलवाते थे तो नहीं ये कर दिया ये कर दिया, तो अब हम बड़ी लड़ाई सही है नहीं है अपने पहन लिया। एक प्रेशर आप लोगों ने फील किया, अब एक प्रेशर है कि क्योंकि हम हर चीज़ वैसा लग रहा है सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, एंड बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस एरा के जिसमें सोशल मीडिया सब कुछ है। ईद के पहले दिन की सुबह सुबह एक तैयार होके एक तस्वीर डालना था जरूरी, और मैं अक्सर सेलिब्रिटीज को देखती हूँ कि वो ईद के कपड़ों के शूट पहले से करा लेते हैं, वो एक हफ्ता पहले तैयार हो जाते हैं। ये समझदारी है वैसे, हाँ ये समझदारी भी है, लेकिन उसके लिए भी एक दिन निकालना पड़ता है पूरा। पर मैं मुझे कि हाँ ईद कितनी चेंज हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद वाले जो पहले से जो तैयारी की होती है ना, पहले से शूट किया होता है, वो नजर आता है। अब जब मेहमानों के बीच में, खानों के बीच में आपने वो जोड़ा पहना हो, और मैं तो हमेशा रील बनाती हूँ उस जोड़े की मेहमानों के बीच, और मैं जिसमें इकरा अजीज को देखती हूँ, वो जैसे भी वो पहले दिन की, मतलब जरूरी नहीं बहुत लेविश, लेकिन कुछ जो मैं स्पेसिफिकली जो फोटो शूट देख रही हूँ वो पता मुझे वो पता लग जाता है, वो तो वैसे भी करवाते रहते हैं, वो तो करवाते रहते हैं। खास मतलब हम ईद पे आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने घर के गार्डन में खड़े हो जाएं, घर की सीढ़ियों में बैठ जाएं, चलो। और वो अच्छा, ईद वाले दिन अगर फैमिली के साथ पिक्चर्स होती है ना, तो उसका ग्लो ही और अलग ही होता है, अलग होता है, आपके फेस से वो खुशी नजर आ रही है। यस, और अगर आपने पहले करवाया तो वो एक लाइबिलिटी है कि बस ये तो ये पोस्ट तो करना ही करना है। और अब लोग इतने स्मार्ट हो गए, लोगों को पता चल गया, जी पता चल गया। बहुत लोग कहते नहीं भाई ये तो आपने पहले से शूट करा। और ईद तो है ही मिलने मिलाने का, सबके बीच में जब तस्वीरें खिंचती है ना, मुझे जो भी डिजाइनर देते हैं वो कहते हैं इसका हमें शूट चाहिए। मैंने कहा देखें आपको मिलेगा या तो मैं गई होंगी डिनर पर या मेरे घर डिनर पर सही बात है, हाँ। उन्हीं दिनों में पहनूंगी और उसी तरह मिलेंगी 10 लोगों के बीच में भी, और सोलो भी मिल जाएंगी, तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो लोग पसंद करते हैं इस चीज को। वो अब नेचुरल चीजें अच्छी लगती हैं। हम जब सिर्फ खाने में ऑर्गेनिक नहीं, अब हम लोगों में भी ऑर्गेनिक लोग तलाश करने लगे हैं। सही बात है, हमें ऑर्गेनिक चीजें चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को नहीं पता चलता ऑर्गेनिक लोग कौन से। सोशल मीडिया मैं वैसे बाकी बड़े लोगों को मैं तो बड़ी दुखी सोशल मीडिया के हाथों बहुत दुखी हुई भी हूँ। अभी मैं कहीं गई किधर, हम एक सैलून गई, तो वो मुझे जिनके पास जाती हूँ कटिंग करवाने, वो तो खैर मेरी दोस्त है, जानती है बहुत अच्छी तरह, तो कहती है आज ना ये इधर की ना ऑनर आई हुई है, सब आपसे मिलना चाह रही है, मुझसे इतने सवाल कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं मिलवा देती हूँ। मैंने कहा अच्छा वो आई, आके बातें कर रही थी, आधा पौना घंटा बातें उन्होंने की। उसके बाद उसने उससे कहा मेरी दोस्त से, यार ये तो बहुत अच्छी हैं, ये इनकी जो 2-3 बातें इतनी वायरल हुई हैं वो तो ये लग ही नहीं रही, इनके तो ख्यालात और हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा इधर आए, अब आप मुझसे डायरेक्ट पूछे, मैं आपको बताऊं इसकी ये वजह थी, इसका ये सवाल था, इसका ये जवाब था, इसका ये सवाल था, ये तीसरा। कहती ये तो आम बात है, ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी यही बातें बताते हैं, तो ये तो आपने कोई ऐसी बात नहीं। वो लड़की सी थी यंग, कहती इसमें तो आपने कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा वो पेश किया जाता है वायरल होने के लिए, शरपसंद लोगों के लिए जो कि वायरल होना चाहते हैं, फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ ये भी सोशल मीडिया की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कई लोग इसके हाथों
वो फील्ड छोड़ गए क्योंकि आप, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आई नो, आप मुझे जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। मेरे बच्चे बहुत हर्ट होते हैं। मेरे बच्चों ने कहा आप किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाएंगी, उन्होंने मुझे कसम दी। ये मैं आई हूँ एहतजाजन, बहुत अच्छा कि ये मेरा राइट है भाई। बिल्कुल, मैं शो पर बैठकर अगर कोई सुनना चाहता है तो मैं बात करती हूँ, और बातों को गलत रंग दे के पेश करना, और YouTube पर बैठकर उन्होंने ये कहा न, खुदा के वास्ते ये शर्पसंदी है। और आप लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के जहन बीमार हो रहे हैं। हम जैसे लोग जो एंटरटेन कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज देखें, हमारा कैरेक्टर देखें, हमारे काम देखें, उसके बावजूद आप एक लाइन जो लगा दी गई उस पर, हाँ मतलब मुझसे इख्तलाफ जरूर रखेंगे लोग, होगा इख्तलाफ, हर बंदे का अपना वो है। लेकिन हम, आज मैं पढ़ रही थी, कोई हुजूर पाक ने जब अपनी बेटी की शादी की तो उसको 2 बातें उन्होंने क्या कही, अल्लाह, वो मैंने देखा सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं। अगर उस चीज को आज का मुआशरा, आज की लड़की, आज सो कॉल्ड के हम एडवांस हैं, वो नफी कर रहे हैं, तो नाउज़ बिल्ला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में जिसको समझ आनी होगी, आ गई होगी। और मैं आपकी बात, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी बातें हमेशा शो पर जाकर करूंगी और मैं करती रहूंगी। और मेरे बच्चों ने कहा कि आपने अब किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाना। मैं आपको बताऊं, माँ तो ऐसी है कि आप माँ के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और आपको सोशल मीडिया पे, so I am 100% श्योर कि मेरी बेटी इतनी डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे नहीं, ट्रोल किसको कर रहे होते, मेरी बेटी को कर। अरे भाई, आपको कुछ अंदाजा भी है वो कितनी मेहनती है, वो घर को कैसे देखती है, वो शौहर को कैसे देखती है, वो अपने बच्चे को कैसे पाल रही है। आप लोगों की तो शादियां ही नहीं रहती, जिनकी शादियां नहीं रहती उनको ससुराल का क्या ताल्लुक, उनको क्या ताल्लुक। वो इस्लाम की अपनी मर्जी की चीजें निकालते हैं कि जी इस्लाम में सास ससुर की खिदमत नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन कोई तरबियत भी तो है ना, इंसानियत भी तो है ना। शौहर की माँ है, और मतलब और शौहर की माँ। खैर, मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ आप अच्छा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अच्छी चीज़ की तो सदका जारी के तौर पे ताहशर वो चीज़ रहेगी। आप जो चीज़ अच्छी कर देंगे, आप ऐसे किसी के लिए कोई बुरा कमेंट लिखेंगे, कुछ AI से उसकी कोई चीज़ निकालेंगे अपने अच्छे क्लिकबेट्स के लिए, किसी की ऐसी लाइन जो आपको लगता है कि आपको व्यूज़ और मिलेंगे, तो यकीन माने कि वो कहते हैं ना, व्यूज के लिए करेंगे। आप देखें, कई लोगों ने खत्म हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई हमारे सामने। लोगों ने ट्रोल ऐसे किया कि वो शर्मिंदगी के मारे अपनी फैमिली को सामना नहीं कर सके और वो खत्म हो गए। उनका जो दुनिया से चले जाना, वो आप लोगों की गर्दनों पर है। सोचे तो ये भी आपका, जब तक आप ऐसी कोई भी चीज़ लिख देते हैं, आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ताहशर आपने जो एक नेगेटिव बीज बोया है ना, आपको उसका गुना मिलता रहेगा। सो वही आज के शो में हम इससे जो इसको मैं वाइंड अप यही कह के करूँगी कि प्लीज़ जो भी करे ना, वो ऐसी नीयत से ज़रूर करें कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स मुझे वापस लौट आएगी। ये तो वापस तो होगा, आपको वापस लौट आएगी। हाँ, सो मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें, पॉजिटिव रहें। आपकी ज़िंदगी, आप चले भी जाएंगे तो दुनिया से, जो आपने अच्छा किया ना, वो आपके बच्चों के आगे अच्छा ज़रूर आएगा। यूनिवर्स जो है, आप नमक हराम हो सकते हैं, जो अल्लाह पाक की बनाई बाकी मखलूक़ात है ना, यूनिवर्स वो नहीं है अपना। बहुत सारे थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका इतनी मज़े की प्यारी बातें भी। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह पाक आपको लाती गम से हमेशा महफूज रखे। ज़िंदगी में तो फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।